हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैन यू हियर मी? मेरा आवाज क्लियर है, लाउड एंड क्लियर है? यस बस मैसेज सर। टाइप करो। ओके, मैसेज टाइप कर सकते हो आप चैट बॉक्स में, या तो फिर आपका माइक्रोफोन ऑन करके मुझे बता सकते हो किसी का कुछ प्रॉब्लम हो गया, या मेरे यहाँ से कुछ नेटवर्क इशू है, या किसी को आवाज कम आ रही है मेरे यहाँ से। तो आप मैसेज टाइप्स करो चैट बॉक्स में, या तो फिर मुझे आपका माइक्रोफोन ऑन करके बता दो। ओके, क्लियर है? टोटल यहाँ पे 18 स्टूडेंट्स है इंक्लूडिंग मी एंड राइट एकेडमी। मतलब टोटल स्टूडेंट्स पकड़ेंगे हम 16 स्टूडेंट्स है। ओके, 16 स्टूडेंट्स, अभी सब साइंस वाले स्टूडेंट्स है। तो साइंस के बारे में जो भी आपके डाउट्स है आईटी का रिलेटेड, वो आप क्लियर करो। ओके, क्योंकि सिचुएशन आपको मालूम है क्या हो चुका है, और आगे सिचुएशन कैसे रहेगा अभी तक कुछ मालूम नहीं है। तो जो अभी अभी रियल, मतलब जो रियल फैक्ट आपके बारे में चल रहा है, मतलब जो एचएससी एग्जाम के बारे में चल रहा है, वो आपको बता देता हूँ। आईटी एग्जाम कैसे होगा, होता कैसे है, आपके टीचर्स ने, आपके कॉलेज के टीचर्स ने, जो रिस्पेक्टिव आपके कॉलेज के टीचर्स है, उन्होंने आपको बताया रहेगा कि कैसे कैसे होता है एग्जाम। पर आपको एक ओवरव्यू देता हूँ कि होता कैसे। स्टार्टिंग करेंगे हम आईटी सब्जेक्ट से। ओके, मतलब स्टार्टिंग करेंगे हम एफआईजीसी से। ओके, बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो आपको क्लियर आ जाएगी। एफआईजीसी में बहुत सारे कॉलेज ने, मतलब ऑब्वियसली उस टाइम पे हम कॉलेज जाते थे, बराबर है। तो उस टाइम पे कुछ पोर्शंस क्लियर किए रहेंगे बेसिक्स लेवल पे। ओके, तो अभी देखो आपको बताता हूँ एग्जैक्टली क्या है सिचुएशंस, कि जो एफआईजीसी का था आपका सिलेबस, ओके, वो सिलेबस बेस है एसवाईजीसी के लिए। ओके, मतलब वहां से आपको कुछ ना कुछ तो आना चाहिए। अभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कि एफआईजीसी का कुछ पढ़ते नहीं है। हम एसवाई में जाएंगे तभी आईटी का पढ़ेंगे, वो इंपॉर्टेंट है एसवाई में आईटी का, ऐसे नहीं है। क्योंकि आप, आपका सिलेबस चेक किया रहेगा आपने, अभी जो जिसने भी स्टडी किया रहेगा, या किसी ने कुछ टॉपिक्स देखे रहेंगे, तो हमारे एफआईजीसी में टॉपिक जो थे, टॉपिक्स थे हमारे एचटीएमएल, दैट इज वेब पब्लिशिंग। एक चैप्टर का नाम था, चैप्टर नंबर 3। ओके, वो इंपॉर्टेंट है। और उसी चैप्टर्स में कुछ लास्ट में एक टॉपिक था हमारा, दैट इज जावास्क्रिप्ट। ओके, ये दो टॉपिक जो है, ये दो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है एसवाई के लिए। ये आपने अभी देखा भी रहेगा, आपके हर एक कॉलेज में एचटीएमएल के प्रैक्टिकल हो गए रहेंगे, एफआई में भी हो गए और एसवाई में भी हो चुके हैं। प्लस आपके कुछ ऐसे प्रैक्टिकल्स हो गए हैं जो एचटीएमएल छोड़ के हो चुके हैं, दैट इज आपका एसवाई में प्रैक्टिकल हो गए, जावास्क्रिप्ट के कुछ प्रैक्टिकल्स हो गए जो एफआई में भी था पर बेसिक था, और एसवाई में उसका एडवांस आ चुका है। और भी कुछ प्रैक्टिकल्स ऐड हो चुके हैं, दैट इज पीएचपी। किसी किसी कॉलेज में पीएचपी के प्रैक्टिकल्स लिए। अभी पीएचपी होता क्या है, इज एडवांस लेवल है वो, एक एचटीएमएल का एडवांस लेवल है, और कुछ नहीं है। पर उसके लिए थोड़ा सा हमको एक सॉफ्टवेयर अलग यूज करना पड़ता है। पर हर एक कॉलेज ने पीएचपी यूज किया है, नहीं किया है, डिपेंडिंग अपॉन कॉलेज। क्योंकि गवर्नमेंट ने, एजुकेशन हमने डिपार्टमेंट ने किया था कि आपको पीएचपी लेना है तो लो, नहीं लोगे तो चलेगा, इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो किसी किसी कॉलेज ने वो पीएचपी का टॉपिक लिया हुआ है, किसी किसी कॉलेज ने पीएचपी का टॉपिक नहीं लिया हुआ है। ओके, तो ये दो जो टॉपिक्स है, दैट इज एफआई से, दैट इज एचटीएमएल एंड जावास्क्रिप्ट, ये दोनों टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट है एसवाई के लिए। वो आगे तो आपको जो प्रैक्टिकल्स है प्लस आपकी जो थियरीज है, वो मोस्टली वहां पे कंप्लीट हो जाएंगे मेरे हिसाब से, आपने देखा रहेगा तो। ओके, नेक्स्ट, एफआई का तो आपने फाइनल पेपर नहीं दिया है हर एक कॉलेज में, क्योंकि लास्ट ईयर कोविड का सिचुएशन आ चुका है, तो मोस्टली मार्च में लॉकडाउन हो चुका था। तो पेपर होता कैसे, 80 मार्क्स का पेपर सबको मालूम है, टोटल आपका 100 मार्क का पेपर रहता है, और डिवाइड होता है 80 मार्क्स एंड 20 मार्क्स। 80 मार्क्स का आपका थ्योरी पेपर रहता है, एंड 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल पेपर रहता है। तो मैं अभी थोड़ा आपको शेयर स्क्रीन करता हूँ, तो पेपर पैटर्न के बारे में बताता हूँ होता कैसे है। ओके, आपको पूरा स्क्रीन क्लियर क्लियर रहेगा तो बताओ मुझे एग्जैक्टली। दिख रहा है। यस, तो अभी ये पेपर पैटर्न है पूरा प्रॉपर आपका। अभी जो मोबाइल पे कर रहे हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं बोलूंगा तभी स्क्रीनशॉट ले लो, पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ एग्जैक्टली होता क्या है। और लैपटॉप डेस्कटॉप पे है तो वहां पे भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लैपटॉप डेस्कटॉप पे प्रिंट स्क्रीन आपके पास अवेलेबल है, और जाके पेन में आप कॉपी पेस्ट कर दो।
कॉपी तो हो गया रहेगा प्रिंट स्क्रीन से। इस जस्ट आपको, ये आपका पेपर पैटर्न है 2021 का। ओके, तो अभी ये देख लो कि आपको मालूम है पर पेपर चेकिंग कैसे होता है और पेपर कौन चेक करता है। ओके, तो यहाँ पे आपको जो पेपर, जो 80 मार्क्स का भी पूरा पेपर पैटर्न आपको मैंने स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले किया हुआ है। अभी इस 80 पेपर पैटर्न में हर एक को पेपर अलग अलग रहेगा, ये थोड़ा ध्यान में रखो स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट जैसा पेपर नहीं रहता कि सबको सिमिलर ही आता है, या हमारा इंग्लिश पेपर जैसे नहीं रहता कि सबको ABCD सेट रहता है। ओके, यहाँ पे भी सेट्स रहते हैं, पर बहुत सारे सेट्स रहते हैं पेपर के। जो हमारा सेट वाला पेपर रहेगा, स्टूडेंट रहेगा, वो किसी अदर कॉलेज में या और किसी उसी लैब में रहेगा पर बहुत दूर रहेगा, तो कॉपी करने का आपको चांस नहीं है। तो आईटी में हर एक को पेपर अलग रहता है, वहां पे पेपर के सेट्स रहते हैं, बहुत सारे सेट्स रहते हैं। तो लास्ट टाइम 44 सेट्स थे पेपर के, 44। ओके, तो डिपेंडिंग अपॉन मतलब जो हमारा HEC बोर्ड है उसके ऊपर डिपेंड का पेपर सेट्स रहता है। लास्ट टाइम 44 था, उसके पहले 40 थे, 40 पेपर सेट्स थे लास्ट टू लास्ट ईयर्स। तो इस बार कितने पेपर सेट्स आएंगे अभी तक कुछ मालूम नहीं है। तो अभी पेपर का बताता हूँ, पेपर कौन चेक करता है, कैसे चेक होता है। ओके, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन दैट इज वो होता है फिलिंग द ब्लैंक्स। ओके, ये फिलिंग द ब्लैंक्स है, इसमें से टोटल 10 क्वेश्चंस आएंगे 10 मार्क्स के लिए। ओके, और ये 10 क्वेश्चंस और लेसन में से आएंगे। ओके, यहाँ पे ऐसे नहीं है कि चैप्टर नंबर 1 से आएंगे, चैप्टर नंबर 2 से ही आएंगे, चैप्टर नंबर 3 से आएंगे, या चैप्टर नंबर 6 से आएंगे। हमको टोटल 6 चैप्टर्स है, तो ऑल लेसन से हमारे वहां पे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। और ये चेक होता है बोर्ड एग्जामिनर, मतलब ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो मैन्युअली चेक होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ये है ट्रू और फॉल्स। ओके, ये भी 10 क्वेश्चंस आएंगे 10 मार्क्स के लिए। ओके, यहाँ पे भी ऑल लेसन से ही आएंगे क्वेश्चन, मतलब टोटल 6 चैप्टर्स में से कौन से भी आ जाएंगे। और ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर चेक होता है, क्योंकि जो आपका पेपर जो रहता है वो ऑनलाइन रहता है स्टूडेंट्स, मतलब आपको रिटर्न पेपर नहीं रहेगा आईटी का, आपको पेपर कंप्यूटर पे सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, तो आपको जो पेपर आप कंप्यूटर पे सॉल्व करोगे उसका एक आंसर फाइल क्रिएट होता है। जैसे हम वर्ड का फाइल क्रिएट करते हैं, HTML फाइल क्रिएट करते हैं, तो डेस्कटॉप पे फाइल वो क्रिएट होता है। वैसे ही ये सॉफ्टवेयर जो है, जो बोर्ड से सॉफ्टवेयर आता है, वहां पे आप उस सॉफ्टवेयर पे हम एग्जाम देंगे आप, और उस सॉफ्टवेयर में एग्जाम देने के बाद आपका एक आंसर फाइल क्रिएट होगा, और वो आंसर फाइल जो टीचर्स है रिस्पेक्टिव कॉलेज के, वो बोर्ड के पास सेंड करते हैं। तो बोर्ड के पास सेंड करने के बाद बोर्ड का एक सॉफ्टवेयर अवेलेबल रहता है, और उस सॉफ्टवेयर में ये जो आपके क्वेश्चन है वो चेक होते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो सॉफ्टवेयर में चेक नहीं होगा, वो मैन्युअली चेक करेगा। कौन चेक करेगा? जो बोर्ड एग्जामिनर है, जो पेपर चेकर है, वो चेक करेंगे। पर जो सेकेंड क्वेश्चन है वो कंप्यूटराइज चेक होगा, मतलब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर चेक होगा। ओके, जब भी आप HSC की बात, आप कुछ एंट्रेंस एग्जाम दोगे मेडिकल के लिए या इंजीनियरिंग के लिए, तो आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। तो आपको कुछ मालूम है ना, ABCD ऑप्शंस रहते हैं, तो वहां पे सर्कल करने पड़ते हैं, तो वो सर्कल जो है वो कंप्यूटराइज चेक होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, यहाँ पे थर्ड है MCQ। ओके, और MCQ में आपको सिलेक्ट वन आंसर ही करना है, याद रखो, सिलेक्ट वन आंसर ही करना है। इसके 10 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क के लिए। ओके, ऑल लेसन्स में से आएंगे क्वेश्चंस, और ये कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर चेक करेगा। थर्ड क्वेश्चन में कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर चेक करेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, ये है MCQ वापस से, सिलेक्ट 2 आंसर्स, मतलब आपको 2 आंसर सिलेक्ट करने पड़ेंगे। बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे आपके ABCDEF। ओके, उसमें से आपको 2 सिलेक्ट करने, अभी 2 सिलेक्ट करने हैं, तो इसमें से आपको 10 क्वेश्चन आएंगे और 20 मार्क्स के लिए आएंगे, मतलब एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स है, याद रखो। तो ऐसे नहीं है कि आपको एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क है तो 2 ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं ना, इसके लिए 2 मार्क्स दिए हुए स्टूडेंट्स। तो ऐसे नहीं कि 2 के 2 आपको करेक्ट आने चाहिए, ऐसे नहीं, एक रॉन्ग रहेगा एक करेक्ट रहेगा, तब भी आपको 1 का मार्क मिल गया। ऐसे नहीं है कि दोनों आपको कंपलसरी करेक्ट ही आने चाहिए, एक करेक्ट है एक रॉन्ग है, तो आपको ऑब्वियसली 1 का मार्क मिल गया, दूसरे का मार्क्स आपका रॉन्ग हो गया, वो चला जाएगा। पर याद रखो यहाँ पे 2 करेक्ट करने हैं, पर ऐसे मत करो कि मुझे एक ही मालूम है दूसरे का कुछ मालूम नहीं है, तो मैं एक करेक्ट कर देता हूँ दूसरा ऐसे ही छोड़ देता हूँ। नहीं, आप गेस करो। समझ में आ गया? क्योंकि ये कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर चेक होने वाला है, समझ में आ गया? तो ऐसे नहीं होना चाहिए कि मैंने एक कर दिया दूसरा छोड़ दिया।
आप गेस कर दो, गेस करके छोड़ दो, लास्ट में उसका आंसर आप देख लो। आपके पास टाइम है, 2.5 आवर्स का पेपर रहेगा। 80 मार्क्स का पेपर आपका 2.5 घंटे का रहता है, 2.5 आवर्स। तो 2.5 आवर्स में मोस्टली आपका पेपर 1.5 घंटे में कंप्लीट हो जाता है। आपका पेपर पूरा ऑनलाइन है तो 1.5 घंटे में आपका पेपर कंप्लीट हो जाता है। 1 घंटा आपका रिमेनिंग रहता है, या किसी किसी को 1 hour and 45 minutes लगता है, किसी को तो 2 घंटा लगता है, डिपेंडिंग अपॉन स्टडी कैसे किया हुआ है या कितना वो पेपर पे लिख रहा है क्वेश्चन आंसर्स। ओके, तो याद रखो कि दोनों को दोनों आपको लिखने ही है आंसर, वहां पे करेक्ट करने ही है, मतलब क्लिक करना ही आपको उसके ऑप्शंस। एक करेक्ट करके मतलब एक टिक मार्क करके छोड़ो मत, उसको 2 टिक मार्क करके आगे ही जाना है। या आप वैसे ही छोड़ दोगे, आगे बढ़ोगे चलेगा। जब भी पेपर पूरा खत्म होने के बाद जो भी छूटा हुआ है वो आप उसमें से वापस से करेक्ट करो और आगे प्रोसीड करो। ओके, ये भी ऑल लेसन्स में से क्वेश्चंस आएंगे, प्लस ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर चेक होगा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज MCQ 3 करेक्ट आंसर। यहाँ पे आपको 3 सिलेक्ट करने करेक्ट आंसर। ओके, 2 क्वेश्चन आएंगे 6 मार्क्स के लिए, मतलब एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स रहेगा। तो यहाँ पे भी जो मैंने 2 करेक्ट का बताया था सेम वैसा ही है, 2 करेक्ट रहेंगे, एक रॉन्ग रहेगा, या एक रॉन्ग रहेगा 2 करेक्ट रहेंगे, तो 2 के मार्क्स मिल जाएंगे, 1 का मार्क्स चले जाएगा। अभी अभी ये जो क्वेश्चन है मोस्ट प्रॉपरली लेसन नंबर 1 and 5 में से आसे, मोस्ट प्रॉपरली। ओके, 1 and 5 में से, और ये कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर चेक होगा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, ये होता है मैच द फॉलोइंग। अभी मैच द फॉलोइंग क्या होता है, स्कूल सेक्शंस में आपने किया रहेगा, ग्रुप ए रहता है, ग्रुप बी रहता है, और आपको ग्रुप ए में से जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको बी में से आपको मतलब मैच करना है। उसके लिए भी आपको 4 क्वेश्चन आएंगे 4 मार्क के लिए, मतलब एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क आएगा। अभी ये जो क्वेश्चन है मोस्टली 1, 2, 3 and 5 में से आएंगे, मतलब 4 and 6 में से नहीं आते मोस्टली। ओके, अभी तक तो मतलब ये पेपर पर आपका चेंज हो चुका है, पर जो गवर्नमेंट ने डिस्प्ले किया हुआ है लेसन में से, अभी कोविड की सिचुएशन में उन्होंने दिया हुआ है कि 1, 2, 3 and 5 में से आएंगे। ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड लिया है, बोर्ड ने भी यही दिया हुआ है, क्वेश्चन एक्सपेक्टेड फ्रॉम। समझ में आ गया, एक्सपेक्टेड दिया हुआ है, ऐसे नहीं कि कंपल्सरी इसमें से ही आने वाले हैं। समझ में आ गया। नेक्स्ट है ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर चेक होगा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, ये शॉर्ट आंसर्स आते हैं क्वेश्चन स्टूडेंट्स। अभी शॉर्ट आंसर्स लिखने हैं तो स्टूडेंट याद रखो ये आपको पॉइंट वाइज लिखने हैं, पॉइंट वाइज, कोई भी पैराग्राफ वाइज आंसर लिखेगा नहीं। आपने कितना भी आंसर पैराग्राफ वाइज लिखा और वो आंसर करेक्ट रहा तब भी उसके 0 मार्क्स हो जाते हैं। समझ में आ गया। तो याद रखो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 में जो भी आपको क्वेश्चन आंसर आएंगे लिखने के लिए, तो आप रीड करते वक्त पैराग्राफ वाइज रीड करो, पर लिखते वक्त बोर्ड एग्जाम में पॉइंट वाइज लिखना है। दैट इज 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, जैसे हम लिखते हैं पेपर में, किसी की आदत रहती है पॉइंट वाइज आंसर लिखने की। तो ये क्वेश्चन जो आएंगे टोटल 8 क्वेश्चन आएंगे, और 8 में से आपको कंपल्सरी 5 ही सिलेक्ट करना है। याद रखो यहाँ पे लिखना है एनी 5, तो आपको 5 सिलेक्ट करने, एनी 5। और यहाँ पे याद रखो कि आपको कौन से भी 5 ही सिलेक्ट करने, ऐसे मत सिलेक्ट करो कि मुझे 6 क्वेश्चन आता है तो उसका मैं आंसर टाइप कर देता हूं। ओके, आप 6 आंसर में आप 100% श्योर हो कि जो मैंने आंसर लिखा है उसका मुझे मार्क्स मिलने वाला ही है, तो 6 क्वेश्चन का आंसर लिख दो, नहीं तो लिखो ही मत। ओके, नहीं तो आपको 5 ही सिलेक्ट करने हैं, और 5 को आपको टोटल 10 मार्क दिए हुए, मतलब एक क्वेश्चन को आपको 2 मार्क है। तो 2 मार्क है तो मैं मतलब सोचता हूं कि मैं भी पेपर चेकर हूं तो मुझे मालूम है कि कितने पॉइंट्स आने चाहिए। अभी हर एक क्वेश्चंस के आपको टोटल 2 मार्क्स के लिए 4 पॉइंट नहीं होंगे। ओके, 2 पॉइंट्स के लिए 2 मार्क्स के लिए 4 पॉइंट आपको लिखने हैं कंपलसरी। तो हर एक बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस आपके हैं, उसमें हर एक क्वेश्चंस में 4 पॉइंट तो नहीं है, कभी कभी 3 पॉइंट आते हैं। वो 3 पॉइंट ही है उस क्वेश्चन का, क्वेश्चन दिया हुआ है उसके 3 ही पॉइंट है, 3 पॉइंट के आगे उसका आंसर है ही नहीं। तो जितना है उतना आपको लिखना है। किसी किसी के ऐसे क्वेश्चन है जिसके 2 ही पॉइंट है, 2 पॉइंट के आगे कुछ है ही नहीं है, तो आपको 2 ही पॉइंट लिखने हैं। पर मैं ऐसे कुछ क्वेश्चन है जिसके 6 पॉइंट्स है, 7 पॉइंट्स है, 5 पॉइंट्स है, या 4 पॉइंट्स है। तो जितने पॉइंट्स है तो मैं
ऐसे सोचता हूँ कि हमको बोर्ड एग्जाम से हमको कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है, तभी पेपर चेकिंग है कि 2 मार्क के लिए कंपलसरी आपको 4 पॉइंट लिखने ही है, याद रखो। 2 मार्क्स के लिए आपको 4 पॉइंट लिखने हैं। ओके, और ये जो क्वेश्चन है मोस्ट प्रॉपरली आते हैं लेसन नंबर 2, 4 एंड 6 में से आते हैं। ओके, और ये जो पेपर है वो मैन्युअली चेक होगा, ये क्वेश्चन जो है वो मैन्युअली चेक होगा, मतलब जो पेपर एग्जामिनर चेकर रहता है वो चेक होता है, मैन्युअली चेक करेंगे, ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर चेक नहीं होता। ओके, और जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, उसमें 2 ग्रुप होते हैं, ए ग्रुप एंड बी ग्रुप, ये 2 अलग अलग ग्रुप है और दोनों में प्रोग्राम्स आते हैं। ओके, अब ये प्रोग्राम कौन कौन से आएंगे, तो प्रोग्राम के उन्होंने सेट दिए हुए आपको। तो पहला क्वेश्चन है उसमें फॉर्म या सीएसएस में, इसमें से आपको 2 ऑप्शन सिलेक्ट, 2 में से एक सिलेक्ट करना है, याद रखो। मतलब फॉर्म का एक क्वेश्चन आएगा प्लस सीएसएस का क्वेश्चन आएगा, आपकी मर्जी है फॉर्म सिलेक्ट करो या सीएसएस सिलेक्ट करो, 2 में से आपको एक सॉल्व करना है, और दिया हुआ है यहाँ पे, एंड नहीं दिया हुआ है। ओके, तो 2 में से आपको एक सिलेक्ट करना है, फॉर्म इजी लग रहा है तो फॉर्म सिलेक्ट करो, सीएसएस इजी लग रहा है तो सीएसएस सिलेक्ट करो। और एक प्रोग्राम के लिए आपके पास 5 मार्क दिए हुए, और आपको मालूम है जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको, मतलब फॉर्म के और सीएसएस के, ये लेसन नंबर 1 में ही है और कौन से लेसन में नहीं है, समझ में आ गया। और ये मैन्युअली चेक होता है प्रोग्राम। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8B, इसमें जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम रहेंगे। अभी जावास्क्रिप्ट मालूम है क्वेश्चन लेसन नंबर 3 में ही है हमारे, तो यहाँ पे भी आपको जावास्क्रिप्ट के 2 प्रोग्राम आने के बाद इसमें से आपको एक ही सिलेक्ट करना है जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम, उसको 5 मार्क दिए हुए, और लेसन नंबर 3 में जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम से और कहाँ पे नहीं है, और वो भी मैन्युअली चेक होंगे। अब ये दोनों जो प्रोग्राम है, ओके, ये जो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है, 8A एंड B में, यहाँ पे ये थ्योरी के प्रोग्राम्स आएंगे, प्रैक्टिकल के प्रोग्राम्स नहीं आएंगे। नहीं तो मुझे प्रैक्टिकल पढ़ाया था कॉलेज में, कौन सा ऑडियो प्रैक्टिकल या वीडियो प्रैक्टिकल या इमेज मैपिंग प्रैक्टिकल या वेबसाइट पढ़ाया रहेगा, या जावास्क्रिप्ट में पढ़ाया रहेगा आपको कुछ टेम्परेचर वाला प्रोग्राम। ओके, ये टेम्परेचर वाले प्रोग्राम पढ़ाए रहेंगे, और कुछ भी डेट ऑफ बर्थ का कुछ प्रोग्राम पढ़ाया रहेगा, तो वो प्रोग्राम नहीं आएंगे। थ्योरी में जो प्रोग्राम्स है, प्रैक्टिकल और थ्योरी, इसको मर्जिंग मत करो। ओके, ये दोनों अलग अलग डिवाइड कर दो, थ्योरी के थ्योरी प्रोग्राम्स आएंगे, प्रैक्टिकल वाले प्रैक्टिकल में प्रोग्राम्स आएंगे। प्रैक्टिकल के प्रोग्राम कभी थ्योरी में नहीं आते, या थ्योरी के प्रोग्राम कभी प्रैक्टिकल में नहीं आएंगे। तो याद रखो, प्रैक्टिकल के प्रोग्राम सिर्फ प्रैक्टिकल में आने वाले हैं, थ्योरी के जो प्रोग्राम्स है वो थ्योरी में आने वाले हैं। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट और एचटीएमएल के प्रोग्राम जो थ्योरी में है वो भी करके जाते हैं, प्लस प्रैक्टिकल के प्रोग्राम भी करके जाते हैं, तो बर्डन आ जाता है। समझ में आ गया। तो याद रखो, ये पूरा हमारा 80 मार्क्स का पेपर पैटर्न यहाँ पे मैंने डिस्प्ले किया हुआ है। समझ में आ गया। अभी यहाँ पे किसी को कुछ डाउट्स है तो आपका माइक्रोफोन ऑन करके मुझे बता दो। मोस्टली माइक्रोफोन ऑन करके तो अच्छा रहेगा, या चैट बॉक्स में डिस्प्ले करोगे, किसी का माइक्रोफोन का प्रॉब्लम है तो आप चैट बॉक्स में डिस्प्ले कर सकते हो मैसेज, आपका जो भी डाउट्स है वो, जो भी डाउट्स है वो बिंदास पूछो, कुछ भी ऐसे मत पढ़ो मैं अभी सब स्टूडेंट के सामने में कैसे पूछो डाउट्स सर को, जो भी आपके डाउट्स है वो क्लियर करते जाओ एक्सक्यूज मी सर। के बारे में। हाँ बॉस बोलो। सर आपने जो लास्ट में समझाया था, जो कॉलेज में सिखाया था इमेज का या डेट ऑफ बर्थ का, बराबर, वो वापस समझा सकते हो आप? समझो क्या तो आने मतलब वाला है? क्या में, मतलब कौन से प्रोग्राम आने वाले हैं ऐसे। हाँ। देख अभी तेरे थ्योरी के प्रोग्राम जो है ना, अभी देख कोविड का सिचुएशन है, इसलिए आपको बताता हूँ कि आपके पूरे सिलेबस में टोटल 13 और 14 प्रोग्राम है, मतलब जो भी है, मतलब पूरा पूरा सिलेबस जो है, मतलब जो प्रैक्टिकल का सिलेबस है उसमें इंक्लूडिंग आता है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP, ये सब प्रोग्राम टोटल 13-14 प्रोग्राम से। पर इस बार कोविड का सिचुएशन है, इसलिए गवर्नमेंट ने, मतलब एजुकेशन जो हमारा डिपार्टमेंट है, उन्होंने बताया था कि टोटल 7 प्रैक्टिकल से लेने हैं, मतलब मिनिमम 7 प्रैक्टिकल लेने हैं। तो हर एक कॉलेज ने मेरे हिसाब से 7 ही प्रैक्टिकल लिए रहेंगे, वो भी डिवाइड होके लिए रहेंगे टोटल, मतलब HTML के कुछ 3-4 लिए लेंगे, जावास्क्रिप्ट के 2-3 लिए रहेंगे, या तो फिर आपके PHP के 1-2 लिया रहेगा। तो वही प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल वाले प्रोग्राम ही प्रैक्टिकल में आएंगे, मतलब जो आपको 7 प्रोग्राम एक्सप्लेन किए हुए हैं कॉलेज में पढ़ाया हुआ है, वो सिर्फ प्रैक्टिकल एग्जाम रहेगा उसमें ही आएंगे। पर ये प्रैक्टिकल के प्रोग्राम जो हमारा थियरी का प्रोग्राम, थियरी का एग्जाम रहेगा, मतलब जो 80 मार्क्स का एग्जाम रहेगा, उसमें नहीं आने वाले,
वो वहां पे पढ़ के मत जाओ। थ्योरी के जो प्रोग्राम मतलब 80 मार्क्स के जो प्रोग्राम है वो 80 मार्क्स के प्रोग्राम आपको आपके टेक्स्ट बुक्स में या कॉलेज के टीचर्स ने जब भी लेक्चर में पढ़ाया रहेगा वो प्रोग्राम्स वहां से आते हैं। तो ये दोनों आप बोलते हो ना स्टूडेंट क्या करते हैं, अरे प्रैक्टिकल वाले प्रोग्राम भी थियरी में आने वाले, तो वो प्रैक्टिकल वाले प्रोग्राम भी थियरी में पढ़ के जाते 80 मार्क्स में पढ़ के आते, तो वो प्रोग्राम आते ही नहीं। तो स्टूडेंट का माइंड रहता है वो प्रोग्राम आए ही नहीं, वो कभी आते ही नहीं है, क्योंकि ये दोनों हमारा अलग अलग पार्ट है, थियरी और प्रैक्टिकल। तो वहां पे वो कंबाइन मत करो। अभी समझ में आ गया? क्लियर है? यस हेलो सर। सर। हाँ, अभी किसी को डाउट है तो क्लियर करो। चलो सर हाँ बोलो। हॅलो. हाँ बोलो। क्वेश्चन नंबर 8 मध्ये जे आपल्याला प्रोग्राम लिहायचे आहेत, त्याचे हाँ आउटपुट पण तिथे दिसणार की नाही? नहीं, अब ये जो क्वेश्चन उसने किसने पूछा है, स्टूडेंट बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो उसने क्या पूछा, अभी उसने मराठी में पूछा था कि जो क्वेश्चन नंबर 8 का जो क्वेश्चन है हमको प्रोग्राम टाइप करना पड़ेगा, तो उसका आउटपुट चेक करने के हमको मिलेगा कि नहीं? नहीं मिलेगा। जो आपने प्रोग्राम लिखा है वो फाइनल, उसका आउटपुट आप कहाँ पे भी देख नहीं सकते हो। ओके, नहीं तो हम मालूम है ना, हम कंप्यूटर्स पे हमको आदत रहती है और हम FIDCC वही करते आ रहे हैं कि आउटपुट देखते हैं, हमको हमने प्रोग्राम टाइप किया, सेव कर दिया और हम आउटपुट चेक करते हैं कैसे आउटपुट आ रहा है। पर जब भी एग्जाम का जो सॉफ्टवेयर है, जो बोर्ड का सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर ओपन होने के बाद कौन सा भी अलग सॉफ्टवेयर अलग से ओपन नहीं होता। मतलब आप बोलोगे वो सॉफ्टवेयर में मिनिमाइज करता हूँ, वर्ड ओपन सॉरी नोटपैड ओपन करता हूँ, वहां पे प्रोग्राम टाइप करता हूँ, उसका आउटपुट चेक करता हूँ, वो प्रोग्राम आउटपुट करेक्ट आ गया तो वहां पे प्रोग्राम कॉपी पेस्ट करता हूँ, वहां पे जाके नहीं होता है। मतलब वो सॉफ्टवेयर ओपन होने के बाद कौन सा अदर सॉफ्टवेयर ओपन नहीं होगा। समझ में आ गया? आपको पूरा आंसर टाइप करना है, कंट्रोल C कंट्रोल V, कॉपी पेस्ट भी नहीं होता। नहीं तो आप बोल सकते हो सर दोनों क्वेश्चन तो सेम ही है, मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, वो लकीली होता है और कभी कभी दो क्वेश्चन सेम नहीं आते, वो रेयर केस में होता है कभी कभी, बहुत उसके लिए लक अच्छा होना चाहिए, पर वो मोस्टली कभी नहीं होता है। अभी तक तो मैक्सिमम हो चुका है पर इतना नहीं हुआ है। मतलब आप बोलोगे 0.01% पकड़ लो, पर उसका आउटपुट हम नहीं चेक कर सकते। जो भी आपने प्रोग्राम लिखा है वो फाइनल, फिर वहां पे आपने जो मिस किया रहेगा वो वैसा ही रहेगा। इसलिए प्रोग्राम टाइप करते वक्त आपको पूरा आपका जो कॉन्सेंट्रेट है पेपर के ऊपर आपको रखना है और पेपर आपको टाइप करना है। जो भी आपको फॉर्म्स आए रहेंगे, मतलब प्रोग्राम आए रहेंगे, वो फॉर्म CSS या जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम्स, तो आउटपुट आप चेक नहीं कर सकते हो। ओके, और कुछ डाउट्स पूछ सकते हो आप। ऐसे डाउट्स रहेंगे तो क्लियर करते जाओ, सर ये कैसे सॉल्व करना है, ये आंसर कैसे सॉल्व करना है, तो आप पूछ सकते हो, आंसर्स क्वेश्चन पूछ सकते हो मुझे। और कुछ डाउट्स है मैं एक बार चेक करता हूँ कुछ, थोड़ा शॉप स्टेयरिंग करता हूँ क्योंकि मैसेज बॉक्स चेक करना पड़ेगा मुझे। ओके, कुछ नहीं है अभी तक तो कुछ नहीं है। डाउट्स है तो क्लियर करते जाओ, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हेलो सर। हाँ बोलो। सर तो समझने का कैसा कि हमारा राइट ही है वो प्रोग्राम? वो आपको उसमें आपको उतना एक्सपर्ट होना पड़ता है, वो हर एक ईयर में यही शोन का प्रॉब्लम होता है, सर हम फिर कैसे चेक करेंगे। पर बोर्ड से ही वो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी दिया रहता है कि एक बार सॉफ्टवेयर होने के बाद दूसरा सॉफ्टवेयर ओपन नहीं होगा। आप कितना भी कोशिश करोगे तो अब ओपन नहीं होता है। आप कितना भी की प्रेस करो, मिनिमाइज करने का कोशिश करो, या आपका विंडोज का की है या अल्ट प्लस टैब प्रेस करते जाओ, अल्ट प्लस टैब से भी जो आप ये देखो, अभी अल्ट प्लस टैब करूंगा तो मैं ये मेरा जो भी विंडोज है जो ऑलरेडी मैंने ओपन किया है वो ओपन होता है, पर वहां पे वैसा नहीं होता है। वो आपको उतना एक्सपर्ट होना पड़ता है, उतना आपको बहुत परफेक्शन होना पड़ता है कि ये प्रोग्राम आने के बाद आपको क्या क्या करना है, कैसे याद रखना है ये। ओके, हर टाइम पे यही शोन का प्रॉब्लम है और कुछ नहीं। ओके, सर और कुछ? अगर हाँ। आधा गलत हुआ प्रोग्राम और हम्म, आधा करेक्ट हुआ तो हम्म। फिर आधे मार्क्स मिलते हैं कि नहीं पूरे नहीं, ये मैथ्स नहीं है, हमारा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट नहीं है, तो हमारे स्टेप्स वाइज आपको मार्क्स मिलते हैं, ऐसा नहीं। पूरा प्रोग्राम करेक्ट है तो आपको 5 मार्क मिलेंगे, उसमें से एक भी लाइन मिसिंग है या एक भी लाइन रॉन्ग है तो उसको 0 मिल जाता है। ये याद रखो तो क्योंकि ये फिर हमारा। हाँ बोलो। ए और बी का रॉन्ग हो गया तो 10 मार्क्स गए? 10 मार्क उधर ही गए, इसलिए आपको वहां पे परफेक्शन होना पड़ता है। तो ये प्रोग्राम जो है वो बहुत इजी आते हैं सिलेबस में से, और चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 3 में से ही क्वेश्चन है हमारे। सर सॉल्व एग्जाम्पल में से भी आते हैं? हाँ बोलो ना, क्या बोल रहे हैं?
सॉल्व एग्जांपल। सॉल्व एग्जाम्पल मतलब आपके टेक्स्ट बुक के पीछे वाले या टेक्स्ट बुक्स के नहीं, अंदर के? अंदर के टेक्स्ट बुक्स के अंदर देखो, अभी तक तो अभी सिलेबस आपका चेंज हो चुका है। जो लास्ट सिलेबस था उसमें भी कुछ सॉल्व एग्जाम्पल थे, पर अभी तक तो कभी नहीं आए थे। मतलब जो प्रीवियस सिलेबस था, ये इस बार सिलेबस चेंज हो चुका है ना। अभी ये कोविड के सिचुएशन में कैसे प्रोग्राम डालने वाले हैं अभी तो हमको भी मालूम नहीं है। तो इसके बारे में आपको कुछ नहीं पता था, क्योंकि प्रीवियस सिलेबस में भी ऐसे कुछ सॉल्व एग्जाम्पल थे टेक्स्ट बुक्स के अंदर, पर कभी नहीं आए वो। मतलब कभी आए ही नहीं, मतलब अभी तक तो मतलब उसके वो सिलेबस पकड़ो 30 to 35 years हो गए, पर कभी नहीं आए वो सिलेबस के फिर क्वेश्चन। एक्सरसाइज में क्या आते हैं? एक्सरसाइज में से, क्योंकि देखो अभी ये एक्सरसाइज भी इस बार ही इंट्रोड्यूस हो गया आपके आईटी चैप्टर्स में, आईटी के सिलेबस में। इसके पहले एक्सरसाइज नहीं था सिलेबस, आपके प्रीवियस सिलेबस में एक्सरसाइज था ही नहीं। इस बार ही उन्होंने एक्सरसाइज डाला हुआ है। तो अभी इसके बारे में भी किसी आईटी टीचर्स को या किसी को मालूम नहीं कि उसमें से क्वेश्चंस आने वाले हैं क्या। पर मैं पकड़ के चलता हूँ कि उसमें से ऑब्जेक्टिव तो आएंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव ऐसे है कि आपको सोचने वाले ऑब्जेक्टिव्स है। मतलब वो पूरे बोलते हैं ना कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में हमने देखा हुआ है क्वेश्चंस की स्टूडेंट को मजबूर करते हैं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। मतलब कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि आप सोचते हो कि इसका आंसर ए भी होगा, बी भी होगा, सी भी होगा, डी भी होगा। ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो उस टाइप के वो एक्सरसाइज में उन्होंने क्वेश्चन इस बार डाले हुए हैं, तो ऑब्जेक्टिव वाले। हाँ, वो मैंने सारे आपके चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव मैंने रीड किए हुए। तो मतलब वो जितने भी एक्सरसाइज है वो 6 चैप्टर्स के 6 एक्सरसाइज, पर मेरे हिसाब से वो ऑब्जेक्टिव पढ़ के जाओ, उधर से क्वेश्चंस आ सकते हैं। पर प्रोग्राम के बारे में अभी तक तो मैं कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि अभी तक तो ये पूरा बोलते हो ना एक सीक्रेट है जो अभी, और ये कोविड का सिचुएशन से तो वो क्वेश्चन कैसे आएंगे, प्रोग्राम कैसे आएंगे, अभी तक कुछ मालूम। मेरे हिसाब से इजी आने चाहिए, पर अभी मालूम नहीं। देखते हैं क्या होते हैं आगे। मुझे पता चल गया तो मैं सर को मतलब ऑब्वियसली लेक्चर अरेंज किया हुआ है उनको मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, तो वो आपको ऑब्वियसली बता देंगे, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके, और कुछ सर डाउट्स? हाँ बोलो। सर क्वेश्चन एग्जैक्टली आएंगे कहाँ से फिर? सर कुछ आप लिस्ट दे सकते हो सर, कोई कुछ, या देखो फिर कहाँ अभी से? देखो अभी उसके लिए तो एक सर सिर्फ बुक रहता प्रोग्राम है, का पूछ रहा हूँ सर। सिर्फ प्रोग्राम का। तो देखो अभी ये आपको तो मैं बोलता हूँ कि हर एक ये सब विवा कॉलेज के स्टूडेंट्स है या अदर कॉलेज के भी स्टूडेंट्स है? सर दूसरे विवा कॉलेज के कॉलेज भी है। मोस्टली है। विवा कॉलेज के मोस्टली ऑब्वियसली सब अभी विरार में क्लास है या वसई विरार में क्लास है, तो मोस्टली वो विवा वर्तक के रहते हैं। बॉम्बे सर कॉलेज टीबी के के बहुत, भी है। हाँ टीबी के मतलब वही, अब जो वसई विरार में कॉलेजेस के से वही रहते हैं, और बॉम्बे कॉलेज के बहुत कम स्टूडेंट्स रहते हैं। तो बॉम्बे कॉलेज में कोई स्टूडेंट्स है क्या? तो कोई है तो आपका नाम और मुझे कॉलेज का नाम बताओ। बॉम्बे कॉलेज का कोई स्टूडेंट्स है तो आपका नाम और कॉलेज का नाम बताओ। कोई है क्या बॉम्बे कॉलेज का? मतलब वसई विरार के आगे वाले कुछ कॉलेज। नहीं है। हेलो। किसी ने रिकमेंड किया है हुआ है? मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। ओके, पर आपको एक बताता हूँ। अभी वो बुक अवेलेबल है। हेलो, आवाज आ रही है मेरी स्टूडेंट्स? हेलो। यस सर। हाँ, मेरा यस थोड़ा सर। नेटवर्क का प्रॉब्लम हो चुका था, मेरा नेटवर्क का यहाँ पे इशू है थोड़ा सा। आज क्या मालूम नहीं है, डीएनए का नेटवर्क है, पर तभी थोड़ा इशू चल रहा है मेरा। हाँ, तो साक्षी ने लिखा हुआ है कि यस सर, मतलब आपको एक बुक रेकमेंडेड किया था। साक्षी कुछ नाम बता सकते हो, बुक का नाम क्या था? टाइप कर सकते हो आप, चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है।
साक्षी, कौन सा बुक रेकमेंड किया था आपको? मेरे हिसाब से एक बुक आपको बताता हूँ। एक बुक आता है स्टूडेंट्स जिसका नाम है टीपीएस। कभी नाम सुना रहेगा आपके टीचर्स के पढ़ाते वक्त या हाँ, एक टीपीएस करके बुक आता है। अभी टीपीएस होता क्या है? इट्स कॉल्ड एज आपका रिलायबल, या आप उसको बोलते हो गाइड। मतलब मैंने गाइड नाम सुना रहेगा कुछ आपने कभी स्कूल सेक्शंस में। गाइड क्या होता है या जिसमें रिलेबल क्या आंसर होता है? होता है। जिसमें पूरा Yes. हाँ क्वेश्चन आंसर रहते हैं ना डायरेक्टली उसमें। हाँ, उसमें कोडिंग होती है सर सारे क्वेश्चंस की, बराबर। हाँ, अभी ये टीपीएस जो है ना आपको बुक स्टोर पे मिल जाएगा, पर अभी आपके पास बहुत कम टाइम बाकी है। ओके, तो मेरे स्टूडेंट जो है मैं उनको यही बुक रिकमेंडेड करता हूँ, टीपीएस स्टार्टिंग से। मतलब जब भी एसवाई स्टार्टिंग होता है ना, जब भी हमारा एसवाई स्टार्ट होता है, मतलब स्टार्ट कभी होता है मार्च अप्रैल में ना, मोस्टली हमारा एजुकेशन एकेडमिक स्टार्ट होता है, तो उसी टाइम पे मैं टीपीएस रिकमेंड करता हूँ। इसमें क्या है कि हर एक चैप्टर्स के उन्होंने प्रॉपरली अरेंज किए हुए। मतलब चैप्टर नंबर 1 पकड़ के चलो, चैप्टर नंबर 1 में हमारा जो पेपर पैटर्न है उसमें पहला क्वेश्चन कैसा है, फिल इन द ब्लैंक्स, फिर ट्रू और फॉल्स, फिर एमसीक्यू 3 टाइप्स के, फिर मैच द फॉलोइंग, फिर क्या है हमारा ब्रीफ आंसर, और फिर आता है हमारा प्रोग्रामिंग। ये सब क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 1 के सब अरेंज किए हुए। फिर चैप्टर नंबर 2 में भी सब प्रॉपरली अरेंज किया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स, एमसीक्यूज, फिर ब्रीफ आंसर्स, मैच द फॉलोइंग। चैप्टर नंबर 2 में तो प्रोग्रामिंग नहीं रहेंगे तो वो नहीं आएगा। ऐसे चैप्टर नंबर 6 तक अरेंज किए हुए। तो ये टीपीएस मोस्टली आपको अभी साइंस का प्राइस मालूम नहीं है, पर मोस्टली 200-220 रुपीज में ये टीपीएस मिल जाता है। और टीपीएस आर्ट्स कॉमर्स साइंस का अलग अलग है। तो आप बुक स्टोर पे जाके आप बोलोगे कि टीपीएस चाहिए आईटी का, साइंस का, ओके, तो आपको एक थोड़ा मैं बता देता हूँ कि अभी उसका कलर कौन सा है मालूम नहीं, पर अरे शेयर स्क्रीन ऑप्शन छोड़ दे अभी। होस्ट कौन है, किसी को मालूम है क्या कौन होस्ट है? कोई तो एक होस्ट है। होस्ट कौन है? रेनू पटेल। कौन है? रेनू पटेल। रेनू पटेल कौन है? कौन है रेनू? रेनू पटेल या रितु पटेल? राहुल पटेल है, राहुल पटेल। हाँ, राहुल पटेल। आवाज आ रही है मेरी? किधर है राहुल पटेल? राहुल पटेल, तेरे यहाँ से ना मुझे शेयर स्क्रीन का मतलब तू होस्ट है तो शेयर स्क्रीन नहीं हो रहा है, क्योंकि होस्ट ने डिसेबल किया हुआ है। तो तू थोड़ा कर सकता है क्या मुझे हेल्प? वो शेयर स्क्रीन का ऑप्शन है वो एनेबल कर दे थोड़ा मेरे लिए। हाँ सर, पता नहीं कहाँ पर होता है। अरे बाप रे अभी तुझे कैसे बताओ, क्योंकि मैंने तो देखा हुआ है, पर अभी एक काम कर सकता है तू, मुझे होस्ट कर सकता है तू। नितिन घानेकर मेरा नाम आ रहा है, उसको मुझे होस्ट कर दे। होस्ट का ऑप्शन वहां पे आ जाएगा तुझे। हाँ, मुझे होस्ट कर दे। होस्ट कर दिया? ओके ओके, थैंक यू। ओके, हाँ देखो स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको बताता हूँ कि 12th स्टैंडर्ड साइंस, तो कोई टीपीएस आपको, ये देखो टीपीएस ऐसे आ जाता है, पर अभी ये थोड़ा ओल्ड ईयर का है। इस ईयर में आपको कौन सा कलर है मालूम नहीं है टीपीएस का, और शायद से किसके पास टीपीएस, कौन सा सेकंड वन है ये वाला, ऐसा है इस बार? यस सर। हाँ, ये देखो स्टूडेंट्स ऐसा है इस बार। तो ये देख लो एक बार कवर क्योंकि कॉमर्स का कलर अलग है, समझ में आ गया? तो ये इस टाइप का कलर है इस बार आपका टीपीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑनलाइन स्टैंडर्ड लिखा हुआ है आपका साइंस करके। तो ये एज पर द न्यू सिलेबस यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, तो ये बुक आपको मार्केट में मिल जाएगा। अभी किसने परचेस किया है, कुछ कॉस्ट मालूम है इस बार का? कॉस्ट कितना है? 240 रुपीज। अभी ये देखो 240 में आपको मिल जाएगा। ओके, और ये शायद कॉमर्स का इस बार का, ये कॉमर्स का है, समझ में आ गया? तो ये कॉमर्स का है आपका, तो साइंस का कलर अलग रहता है और कॉमर्स का कलर अलग रहता है। तो ये आपका कॉमर्स का साइंस। सर पीडीएफ इसका अवेलेबल मोस्टली मेरे हिसाब से तो नेट पे, तो मैंने सर्च किया हो तो अवेलेबल नहीं है। एक बार सर्च करके देख लो, मिल गया तो अच्छी बात है। तो मुझे तो नहीं मिला हुआ है अभी तक तो, पर आपको मिल गया तो अच्छी बात है, एक बार देख लो आप। स्टूडेंट को ज्यादा मालूम रहता है, ज्यादा स्टूडेंट को मालूम रहता है। किसी का तो माइक्रोफोन ऑन है, तो प्लीज माइक्रोफोन आप ऑफ कर सकते हो क्या? किसी का तो माइक्रोफोन
ऑन है तो प्लीज आप ऑफ कर सकते हो क्या? तो मैं यहाँ से कर दूं क्या? ओके, मैंने कर दिया यहाँ से। तो ये आपका टीपीएस है। तो टीपीएस परचेस, अभी देखो आप टीपीएस परचेस करने के बाद आप कितना स्टडी कर रहे हो वो डिपेंडिंग आपके ऊपर है। अभी अभी जितना टाइम रिमेनिंग है, अभी आपको न्यू टाइम टेबल आने वाला है बोर्ड का, तो कैसे अरेंजमेंट होगा मालूम नहीं, पर मेरे हिसाब से तो टीपीएस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टीपीएस में से ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं। टीपीएस में से ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं। मतलब हर एक क्वेश्चन, हर एक प्रोग्राम, जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव्स है, ब्रीफ क्वेश्चन से, प्रोग्राम से, टीपीएस में से ही आएंगे। इसलिए बोला टीपीएस में हर एक स्टूडेंट को रेकमेंडेड करता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स को स्टार्टिंग से ही। ओके, पर अभी आप कितना स्टडी कर पाते हो वो डिपेंडिंग अपॉन, उस हिसाब से आप टीपीएस परचेस करो। क्योंकि कोविड का सिचुएशन है तो किसी किसी के पेरेंट्स को उतना सैलरी नहीं मिल रहा है जॉब में से, तो वो वहां पे वेस्ट मत करो फिर मनी आपका। ओके, समझ में आ रहा है? क्लियर है? और कुछ डाउट्स 80 मार्क्स में, 80 मार्क्स के लिए तो बताओ मुझे। सर तो फिर टीपीएस नहीं परचेस किया और हाँ, सिर्फ फेसबुक से ही पढ़ के गए तो फिर अच्छे मार्क्स ला यस सकते मिलते हैं ना क्या? स्टूडेंट्स को। ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स है, ऐसा नहीं है कि जिनके पास, ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स है जो टीपीएस परचेस नहीं करते पर 80 85 अबो मार्क्स उनको मिलते हैं, 90 अबो मार्क्स मिलते हैं। ऐसे नहीं कि टीपीएस में, टीपीएस कहाँ से होता है? टेक्स्ट बुक से ही होता है ना। पर आपको हर एक लाइन रीड करनी पड़ेगी टेक्स्ट बुक की। समझ में आ गया? हर एक लाइंस, हर एक एक्सरसाइज आपको रीड करना पड़ेगा, हर एक प्रोग्राम को रीड करना पड़ेगा। ये है, इंपॉर्टेंट है। ओके, टीपीएस टेक्स्ट बुक से ही बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि टीपीएस के लिए कुछ अलग से उन्होंने बुक रेफर किया हुआ है या अलग से उन्होंने क्वेश्चन रीड किया। टीपीएस टेक्स्ट बुक से ही ऑब्वियसली आ चुका है। तो सर टेक्स्ट बुक अगर पढ़ेगा आपको तो पॉसिबल होगा तो आप हम लोग को टीपीएस के कोडिंग्स के पिक सेंड कर सकते हो। मेरे पास अभी इस बार है ना, इस बार मैं कॉमर्स में हूँ कॉलेज में, क्योंकि हमारा ये हर एक ईयर में चेंज होता है। मैं लास्ट ईयर साइंस में था, इस बार कॉमर्स में हूँ, तो मुझे इस बार कॉमर्स का टीपीएस मिला है, साइंस का टीपीएस नहीं मिला हुआ है। सर और कॉमर्स और साइंस का आईटी का बुक अलग होता है क्या? देखो टीपीएस अलग अलग है ना स्टूडेंट्स। और हाँ, एफआई जैसी में हमारा टेक्स्ट बुक सबके लिए इक्वल था, टीपीएस सबके लिए इक्वल था। ओके, पर इस एसवाई में तीनों का टेक्स्ट बुक चेंज होता है पूरा, और तीनों का टीपीएस भी चेंज होता है। मैंने बताया था ना, कलर आपको बता दिया है, उसमें समझ में आ गया रहेगा कि कॉमर्स का अलग है, साइंस का अलग है, आर्ट्स का अलग। मेरे पास रहता तो मैं आपको जरूर सेंड करता, पर मेरे पास इस बार कॉमर्स का है, क्योंकि इस बार में कॉमर्स का है तो मेरे पास कॉमर्स का आ गया है। इस बार साइंस में तो आपको मुझे जरूर सेंड करता मैं। सर तो आपके कलीग से देखो अभी मतलब क्या सिचुएशन मालूम है कि उनके पास भी जो टीपीएस है वो कॉलेज में रखे हुए, किसी के पास मोस्टली घर पे अवेलेबल रहेगा तो मैं उनको मंगा के आपके पास मैं सेंड कर दूंगा। ओके, सर के पास मैं सेंड कर दूंगा और सर आपको सेंड कर दूंगा प्रोग्राम के क्वेश्चंस। समझ में आ गया? क्लियर है? Thank you, sir. पर नहीं मिल गया तो ऑब्वियसली आपको खुद को ही करना पड़ेगा, क्योंकि मोस्टली मेरा भी टीपीएस कॉलेज में हो गया, रखा हुआ, लॉकडाउन हो चुका है, अभी कॉलेज में ओपन नहीं है। और कुछ डाउट्स 80 मार्क्स के लिए तो बता दो। प्रैक्टिकल के लिए हम अलग से करने वाले हैं, पर 80 मार्क्स के लिए बता दो कुछ। जब बाद में भी कुछ आपको डाउट्स आ गए तो क्लियर करो। तो ये हो गया हमारा 80 मार्क्स का। ओके, उसके बाद हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, कि हर एक चैप्टर के लिए कितना कितना मार्क्स है। ओके, और कौन कौन से चैप्टर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपके 6 चैप्टर्स है, आप चेक करो, 80 मार्क्स का है। तो चैप्टर नंबर 1 के लिए आपको 20 मार्क्स है, याद रखो। मतलब 80 या 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे पूरे पेपर पैटर्न में। मतलब कहाँ पे भी 20 मार्क्स आ सकते हैं। मतलब ऑब्वियसली उसमें तो 10 मार्क तो आप पकड़ के चलो कि आपके, सॉरी 5 मार्क पकड़ के चलो प्रोग्राम ही आने वाला है। अभी 15 मार्क के ऑब्जेक्टिव और ब्रीफ आने वाला है, मैच द फॉलोइंग। फिर यहाँ से तो कुछ आपको ऑब्जेक्टिव और ब्रीफ आने वाला है, यहाँ पे तो प्रोग्राम नहीं रहते। अभी प्रोग्राम कहाँ से रहते हैं? यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1, सॉरी चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3। मतलब यहाँ से 5 मार्क का प्रोग्राम आने वाला है, यहाँ से 5 मार्क का प्रोग्राम आने वाला है। अभी यहाँ से देखो 5 मार्क का प्रोग्राम आने मतलब 10 मार्क के आपके ऑब्जेक्टिव, मतलब जो बचे हुए क्वेश्चन है उसमें से आएंगे, और यहाँ से 15 मार्क के आने वाले। क्योंकि 5 मार्क चले जाएंगे ना प्रोग्राम में। और फिर चैप्टर नंबर 4 के लिए भी 10 मार्क दिए हुए,
चैप्टर नंबर 5 के लिए PHP के लिए भी 15 मार्क है, और ई कॉमर्स ई गवर्स के लिए 10 मार्क्स है। ऐसे आपके टोटल 80 मार्क्स हो जाते हैं। ओके, तो याद रखो, किसको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। थोड़ा ये इरेज कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके, इसको स्क्रीनशॉट लेना है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पे मेरे हिसाब से किसी को डाउट्स नहीं रहेगा, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट है हमारा प्रैक्टिकल पेपर पैटर्न। अभी ये बोर्ड से आ चुका है, मैंने सब बोर्ड का ही लिया हुआ है, और ऑब्वियसली ये बोर्ड का मेरे पास पूरा ये है जो बोर्ड ने डिस्प्ले किया होता। तो देखो ये मालूम है आपके पास जो टेक्स्ट बुक्स में है, देखो प्रैक्टिकल एग्जाम पहला इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि आपका जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो टोटल 3 आवर्स का रहेगा। समझ में आ गया? तो 3 आवर्स में ये पहला पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट दिया हुआ है, जो आपके प्रैक्टिकल जो है वो टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 110 से लेके 118 तक है। ये तो सबको मालूम ही है। तो टेक्स्ट बुक का आप पेज चेक करो कि 110 से लेके 118 तक ही आपके पास प्रैक्टिकल्स है। नेक्स्ट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि टोटल आपको 2 प्रैक्टिकल आने वाले हैं। कौन से भी 2, ऐसे नहीं कि सिर्फ HTML का ही प्रोग्राम आने वाला है, ऐसे नहीं कि आपको जावास्क्रिप्ट का ही 2 प्रोग्राम आने वाला है, ऐसा नहीं है। जितने भी आपको कॉलेज में सेट पढ़ाए हुए, मतलब जो HTML पढ़ाया था वो एक सेट हो गया, फिर जावास्क्रिप्ट पढ़ाया वो दूसरा सेट हो गया, PHP पढ़ा रहेगा वो तीसरा सेट हो गया। तो 3 सेट में से कौन से भी 2 प्रोग्राम आएंगे। किसी को HTML का आएगा और एक PHP का आएगा, किसी को HTML का आएगा, जावास्क्रिप्ट का आएगा, किसी को जावास्क्रिप्ट का आएगा, PHP का आएगा। मतलब 2 प्रोग्राम में से आपको एक ही प्रोग्राम सॉल्व करना है इस बार, और एक प्रोग्राम के लिए आपके पास 15 मार्क है। ओके, तो ऐसे नहीं कि HTML का मुझे HTML से भी HTML ही करके जाऊंगा। किसी को जावास्क्रिप्ट का भी प्रोग्राम आ सकता है, किसी को PHP का भी प्रोग्राम आ सकता है, डिपेंड्स बोर्ड वाले पेपर क्या सेट कर रहे हैं आपको सीट नंबर को। ओके, तो ये 2 प्रोग्राम में से चौथा पॉइंट उन्होंने क्या दिया है, 4th पॉइंट, कि आउट ऑफ विच स्टूडेंट शुड परफॉर्म एनी वन SOP ऑफ हिज हर चॉइस। 2 में से आपको कौन सा भी एक ही प्रोग्राम सॉल्व करना है जो आपको इजी है, जो आप लिख पाओगे पूरा एंड तक। ओके, और एक प्रोग्राम को आपको 15 मार्क दिया हुआ है। अभी आप बोलोगे सर 15 मार्क दिया है तो 5 मार्क किधर गए? 5 मार्क आपको जर्नल के लिए, जो आपको अभी कॉलेज को आपका जो जर्नल है, मतलब आप बोलते हो प्रैक्टिकल फाइल, उसको आप बोलते हो ना, तो उस 5 मार्क आपको जर्नल के लिए। अभी कौन से जर्नल के लिए? इनकम्प्लीट जर्नल के लिए नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज सर्टिफाइड जर्नल, दैट इज टोटल 20 मार्क, मतलब 5 मार्क दिया हुआ है, 5 मार्क्स फॉर द सर्टिफाइड जर्नल। तो 5 मार्क आपको सर्टिफाइड जर्नल के लिए। सर्टिफाइड मालूम है ना क्या होता है? चेकिंग है प्लस कॉलेज का स्टैंपिंग है, ये हो गया रहेगा पूरा, मतलब आपके कॉलेज का टीचर का साइन है, सर्टिफिकेट पे साइन है, तो उसको बोलते हैं सर्टिफाइड जर्नल। तो वो 5 मार्क है। अभी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होते हैं वो यहाँ पे दिया हुआ है, एक बार आप देख लो। जो आपको यहाँ पे टेबल दिया हुआ है वो एक बार मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसमें मैं आपको बोल नहीं रहा, आप एक बार वो रीड करो कि होता कैसे, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा एक बार रीड करो। मैं यहाँ पे रखा हुआ है, चेक करो आप। सर एग्जीक्यूशन मतलब क्या? एग्जीक्यूशन मतलब आउटपुट दिखाना उसका। कंप्यूटर पे जो आउटपुट आ जाएगा ना, HTML का आप चेक करते हो किस पे? वेब ब्राउजर पे चेक करते हो ना, गूगल क्रोम या इंटरनेट एक्सप्लोरर पे चेक करते हो। एग्जीक्यूशन मतलब आउटपुट दिखाना है उसका। अभी किसी फ्रेंड को ये समझ में नहीं आया है तो बता दो सर ये समझ में नहीं आया, ये समझ में नहीं आया सर, ये टॉपिक ये पॉइंट समझ में नहीं आया। मैं यहाँ पे पॉइंट का नाम लिखता हूँ, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, और मेरे हिसाब से पॉइंट का किसी को डाउट्स नहीं रहेगा। तो कौन सा पॉइंट आपको समझ में नहीं आया तो मुझे बताओ। पहला जो पॉइंट है वो हैंड रिटन कोड लिखना पड़ेगा आपको, मतलब पेपर पे आपको जो भी 2 प्रोग्राम मिले रहेंगे उसमें से आपको एक प्रोग्राम लिखना है कंपलसरी, विदाउट मिस्टेक्स, विदाउट ओवर राइटिंग। ओके, सेकेंड है वही प्रोग्राम
आपको टाइप भी करना है। मतलब पहले प्रोग्राम लिखना है स्टूडेंट्स, याद रखो ये पहला प्रोसीजर है हमारा। पहले प्रोग्राम टाइप नहीं करना है। हाँ, ना तो स्टूडेंट बोलोगे आप सर मैं पहले टाइप करता हूँ उसके बाद लिखता हूँ तो मिस्टेक्स मेरे कम होंगे। नहीं, पहले लिखना पड़ता है और उसके बाद टाइप करना पड़ता है। ओके, टाइप करने के बाद पहले हैंड रिटन कोड, उसके लिए 5 मार्क है। फिर टाइपिंग सर प्रोग्राम के हैंडरिटन लिए कोड पहले पेपर पे पेंसिल से लिखने। पेंसिल से नहीं, पेन से, कंपलसरी पेन से। सर हम लोग के कॉलेज में ऐसे किया था प्रीलियम के टाइम पे, सर ने नहीं नहीं पहले हम लोग को प्रीलिम पेंसिल से लिखने बोला, फिर नहीं नहीं एग्जीक्यूट करने बोला, फिर पेन नहीं से नहीं लिखने बोला। नहीं नहीं, ये रॉन्ग होता है। प्रीलियम में अलग होता है किसी किसी का, किसी किसी सर कॉलेज का। पर अगर पेन से लिखे और कुछ मिस्टेक हो जाए तो फिर उसके मार्क्स कट जाएंगे क्या? एक मिस्टेक्स का हाफ मार्क्स कट होता है, एक मिस्टेक्स एंड वन होल्ड ओवर राइटिंग का, 1 मिस्टेक्स। जैसे एग्जांपल देता हूँ आपको, मैंने HTML का प्रोग्राम लिख रहा हूँ तो लिखते वक्त मैंने लिखा HTML, उसके बाद हेड आता है ना, पर मैंने गलती से लिखा टाइटल। टाइटल लिखा तो अभी पेन से लिखने के बाद मुझे टाइटल तो नहीं आता, हेड आता है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कैंसिल करता हूँ, बराबर है ना। तो इसका हाफ मार्क्स कट होता है। कितना? हाफ मार्क्स। ओवर राइटिंग करते हो ना, ओवर राइटिंग की बहुत स्टूडेंट को आदत रहती है, ओवर राइटिंग की, ओवर राइटिंग की बहुत स्टूडेंट को आदत, और थोड़ी आदत कम कर दो। ओके, मतलब वो रहती है किसी किसी को, ऐसा नहीं हर एक स्टूडेंट को रहती है ओवर राइटिंग की। मैंने मतलब बोलते हो ना 10 में से 5 स्टूडेंट को तो ओवर राइटिंग की आदत रहती है। मतलब आगे का आंसर क्या है वो सोचने के लिए आप क्या प्रीवियस जो वर्ड है ना, या प्रीवियस सेंटेंस में जो कुछ भी वर्ड्स है ना, उसको ओवर राइटिंग करते हो आप, उसका हाफ मार्क्स कट होता है। तो कैंसलेशन एंड ओवर राइटिंग का हाफ मार्क्स कट करते हैं। मतलब आप पकड़ के चलो कि मेरे पास 5 मार्क है लिखने के लिए, तो उसमें से आप कितना कैंसिल करते हो, कितना ओवरराइट करते हो, डिपेंडिंग अपॉन उसको, उसके ऊपर आपको 5 मार्क मिलेंगे। तो जितना मिस्टेक्स उतने कैंसिलेशंस कम होते हैं। तो सर थोड़ा, हाँ बोलो। अगर पहले हमने हैंड रिटन कोड लिखा पेपर पे और बाद में टाइप किया और उसका आउटपुट भी सही आया और प्रिंट आउट भी आया, हम्म, पर हैंड रिटन कोड में कुछ कॉमा रह जाए और फिर हम्म, कुछ वर्ड रह जाए तो फिर हम्म। उसके भी मार्क्स कट होंगे क्या? यस, आप एडजस्टमेंट करोगे ना कहाँ पे तो कहाँ पे तो, इसलिए आप सोच समझ के लिखो स्टार्टिंग से ही प्रोग्राम। अभी ये तो थोड़ा चल रहा है, अभी तक मैंने कुछ आपको डिटेल में बताया नहीं है, पर थोड़ा चल रहा है। अभी आप जो क्वेश्चन आपके बारे में से आ रहे हैं ना, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स है। मतलब ये माइंड में ये क्वेश्चंस आपके माइंड में आने चाहिए। जो भी स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, ऑब्वियसली आने चाहिए। ओके, और आप सोच रहे हो वो बहुत बड़ी बात है। मतलब मेरे हिसाब से आपने स्टडी किया हुआ है, मतलब जो स्टूडेंट क्वेश्चन, ऐसे नहीं जो क्वेश्चन कर रहे हैं उन्होंने स्टडी किया हुआ है, पर जो क्वेश्चन के आपके जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, मैं मतलब एक्सपेक्ट नहीं था कि आपके यहाँ से ऐसे क्वेश्चन आएंगे मुझे। वेरी गुड स्टूडेंट्स। और कुछ उतना परफेक्शन होना चाहिए आपको। हाँ, अभी बताइए आपको पूरा होता कैसे है ये। तो थोड़ा आप डरो मत, जो रियल फैक्ट है वो बताता हूँ। ऐसा नहीं मैं कि किसी स्टूडेंट को डराता हूँ, और अभी तक तो मैंने किसी स्टूडेंट को कुछ कभी डराया नहीं, पर स्टूडेंट डर जाते हैं इससे। पर डरो मत, डरो। हाँ बोलो ना। आपने TPS का बताया ना तब हम डर गए थोड़ा बहुत। नहीं डरो मत, क्योंकि क्या होता है मालूम है, डरने से कुछ होगा नहीं। डरने से आप जो भी पढ़ोगे, मतलब जो भी आपका अदर सब्जेक्ट का स्टडी हो रहेगा, वो बायो रहेगा, फिजिक्स रहेगा, केमिस्ट्री रहेगा, उसका आप भूल जाओगे। डरो मत, एक IT का पेपर बहुत इजी रहता है। तो स्टूडेंट डरते क्यों है? क्योंकि स्टडी नहीं हुआ रहता है ना। ऑब्वियसली स्टडी नहीं करोगे तो फेल ही होने होंगे ना, या मार्क्स कम मिलेंगे। आपने कभी ऐसे कभी सोचा है कि मैंने स्टडी किया और मुझे मार्क्स कम मिले? ऐसा कभी नहीं हुआ लाइफ में। आपको मार्क्स कम क्यों मिले? मैंने स्टडी नहीं किया हुआ है। तो स्टडी बूस्ट करो आपका, पर स्टडी कैसे करने की वो मालूम नहीं रहती है, वो तरीका नहीं रहता है, इस वजह से आप स्टडी नहीं करते हो ना। कुछ कुछ स्टूडेंट्स, अरे मालूम ही नहीं कैसा स्टडी करने का, तो कैसे करूं मैं। पर कभी आपने, आपके पास घर पे मोबाइल पे इंटरनेट है, या घर पे आपके पास ऑब्वियसली वाईफाई है, किसी कंपनी का आपने लिया रहेगा इंटरनेट घर पे, तो कभी आपने ये सोचा है कि गूगल पे सर्च करके देखता हूँ कि होता कैसे है। बहुत बहुत सारे अवेलेबल है ऑप्शंस आपके इंटरनेट पे, पर उसमें आप सर्च नहीं करोगे, क्योंकि क्या मालूम है आपके पास वो करने का टाइम नहीं है, क्योंकि उसमें कौन टाइम वेस्ट करेगा। पर डरो मत, मैं किसी को डराता नहीं। देखो मैं भी पेपर चेकर हूँ,
ओके, पर जो मैं रियल फैक्ट है वो बताता हूँ स्टूडेंट को पहले से ही, क्योंकि फिर आगे जाके स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं चाहिए कि सर ने ये बताया नहीं। रियल फैक्ट है जो बताता हूँ, उससे उससे डरो मत, उससे डर के कुछ आपको मिलने वाला नहीं है। उससे आप रास्ता निकालो कि अभी सर ने बताया तो उससे मैं क्या कर सकता हूँ। उससे वही लेके बैठोगे, वही प्रॉब्लम लेके बैठोगे तो आपका तो स्टडी नहीं होगा और ऑब्वियसली मार्क्स तो कम मिलने वाले हैं। तो मतलब क्या है, पर वही आप अच्छा, उससे कुछ अच्छा कर पाओगे और उससे ही आप अच्छा मार्क्स मिलोगे, तो आपको ये मार्क्स मिलने वाले, आपके परसेंटेज इंक्रीज होने वाले हैं और आपको ये अच्छा एडमिशन मिलने वाला है आगे जो भी आपने सोचा रहेगा HSC के बाद, मेडिकल या अदर इंजीनियरिंग या अदर किसी फील्ड में जाना है तो। ओके, देखो पहली तो बात, 3 घंटे का पेपर रहता है। 3 घंटे के पहले आपको तो मालूम है बोर्ड एग्जाम है तो पहले हाफ एन आवर जल्दी ही लेते, ये तो बताने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि आपने एक बार बोर्ड एग्जाम फेस किया हुआ है 10th स्टैंडर्ड में। तो 2 सेशन में एग्जाम होते हैं, अभी विवाह कॉलेज में तो 2 सेशन में एग्जाम चले, और विवाह कॉलेज में तो बोलते हो ना कि सर हम लोग का हाँ बोलो ना, बोलो ना, बोलो बोलो बोलो, चलेगा, प्रॉब्लम नहीं, बोलो बोलो, चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मैं आगे बताता हूँ आपको क्या होना है। कौन बोल रहा था? हेलो, ओके, बाद में क्वेश्चन पूछो, चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके, हाँ हाँ, तो बाद में पूछो क्वेश्चंस। देखो पहली बात तो आपको 3 आवर्स का पेपर है, प्रैक्टिकल पेपर है, एंड 2.5 आवर्स का थ्योरी पेपर है, बराबर है। प्रैक्टिकल एग्जाम में कैसे होता है 3 आवर्स में, कि जब भी आप अंदर जाने के बाद आपको पेपर मिलता है, तो पेपर मिलने के बाद उस पेपर पे 2 प्रोग्राम्स रहते हैं, 2 में से आपको एक प्रोग्राम सिलेक्ट करना पड़ता है। अभी हर एक को सिमिलर प्रोग्राम नहीं आएगा, मतलब आपके बाजू वाले स्टूडेंट को सिमिलर प्रोग्राम नहीं होगा, जो आपको 2 आए हुए, उसको 2 अलग प्रोग्राम आए रहेंगे आपसे अलग। ओके, 2 में से आपको एक सिलेक्ट करना है, तो मैंने बता दिया। अभी पहले 3 आवर्स में से पहले हाफ एन आवर, मतलब पहले 30 मिनट्स, पहले 30 मिनट्स में जो भी आपने प्रोग्राम सिलेक्ट किया हुआ है 2 में से, वो आपको पहले प्रोग्राम लिखना है कंपलसरी, 30 मिनट्स में ही कंपलसरी। हाँ, याद रखो 30 मिनट्स में आप प्रोग्राम कंप्लीट हो जाना ही चाहिए, और होता ही है। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जिसका 30 मिनट्स में प्रोग्राम कंप्लीट नहीं होगा। ओके, तो उतना परफेक्शन चाहिए। ओके, 30 मिनट्स के बाद आप आपके कॉलेज का पीसी स्टार्ट करते हो, तब तक आपका पीसी बंद ही रहता है, या चालू भी रहेगा, ऑन रहेगा, तब भी उसको हाथ लगाने की परमिशन नहीं मिलती। ओके, तो ये 30 मिनट्स में आपके प्रोग्राम लिखना पड़ता है। उसके बाद आपको प्रोग्राम टाइप करना पड़ता है 30 मिनट्स के बाद। ओके, 30 मिनट्स के पहले आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो गया लिख के, कोई कोई स्टूडेंट इतना परफेक्शन रहते हैं कि 10 मिनट में प्रोग्राम लिख पाते हैं, क्योंकि उतना उन्होंने प्रैक्टिस किया हुआ है घर पे। 15 मिनट में लिख पाते हैं, 20 मिनट में लिख पाते हैं, या 25 मिनट में लिख पाएंगे। तो जो भी आपके कॉलेज के टीचर्स है उनको बता दो कि मैडम मेरा प्रोग्राम लिख के हो चुका है, या सर मेरा प्रोग्राम लिख के हो गया है। तो 30 मिनट्स के पहले जिन्होंने प्रोग्राम लिखा हुआ है पूरा ए स्टार्ट टू एंड, उनको परमिशन 30 मिनट्स के पहले ही मिल जाती है कंप्यूटर को हाथ लगाने की। ओके, तो जब भी आप प्रोग्राम टाइप करते हो कंप्यूटर्स के ऊपर, तो मालूम है आप सेव कहाँ पे करोगे, आपके कंप्यूटर्स के अंदर। तो कंप्यूटर्स के अंदर जब भी सेव करोगे तो प्रोग्राम आपको सेविंग करना पड़ता है डेस्कटॉप के ऊपर। याद रखो, बोर्ड एग्जाम में कंपलसरी आपको डेस्कटॉप के ऊपर ही सेव करना पड़ता है, और डेस्कटॉप के ऊपर फोल्डर क्रिएट करना पड़ता है। तो फोल्डर का नाम क्या रहेगा? आपका सीट नंबर। याद रखो, तो आपको आपका सीट नंबर डालना है फोल्डर को, आपका नाम नहीं या आपका रोल नंबर नहीं। ओके, क्योंकि सीट नंबर डालना है। तो सीट नंबर फोल्डर क्रिएट करने के बाद जो भी आपको रिस्पेक्टिव प्रैक्टिकल आ चुका है वो वहां पे फाइल सेव करोगे, और टाइप करने के बाद आपको आउटपुट आने के बाद जो भी एग्जामिनर है आपके कॉलेज के या एक्स्ट्रा एग्जामिनर है, उनको आउटपुट आपको दिखाना है। वो करेक्ट है, तो करेक्ट होने के बाद आपको उसी प्रोग्राम का, जो आपने प्रोग्राम टाइप किया रहेगा, उसी प्रोग्राम का आपको प्रिंट आउट मिल जाएगा, जो हमारा स्टेप नंबर 4 है। यहाँ पे आप चेक करोगे 1 2 3 4 में प्रिंट आउट मिल जाएगा। अभी जो आपने लिखा हुआ है ना, उसका ही प्रिंट आउट मिलता है, किसी और का प्रिंट आउट नहीं मिलता।
ओके, तो जो प्रिंट आउट में आपने प्रोग्राम तो आपने ही लिखा हुआ है ना, लिखा आपने ही है, टाइप आपने ही किया हुआ है, तो टाइप आपने किया है तो प्रिंट आउट भी आपको ही मिलेगा। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि मैंने बॉडी का बीजी कलर लिखते वक्त बीजी कलर येलो लिखा हुआ है और टाइप करते वक्त रेड लिखा हुआ है, ऐसा तो कभी होगा क्या? नहीं होगा। ओके, तो जो आपने बीजी कलर, टेक्स्ट कलर और जो भी आपने प्रोग्राम में लिखा हुआ है सेम टू सेम आपको टाइप भी करना है, और टाइप करना है तो प्रोग्राम का आउटपुट भी आएगा, और आउटपुट आएगा तो प्रिंट आउट मिलेगा। तो प्रिंट आउट वाला जो प्रोग्राम होता है ना, प्रिंट आउट वाला प्रोग्राम, यहाँ पे स्टेप नंबर 4 वे जो आपको प्रिंट आउट मिलेगी, और जो हैंड रिटन प्रोग्राम, ये मैच हो जाना चाहिए 100%। ये मैच नहीं होगा तो आपको वहां पे कैंसलेशन करके वो मैचिंग करना पड़ता है। मतलब आपने बीजी कलर लिखते वक्त येलो लिखा हुआ है और आप प्रिंट आउट प्रोग्राम टाइप करने के बाद प्रिंट आउट आपको मिल गया और आपने उसमें रेड लिखा रहेगा, तो आप क्या करोगे? येलो कैंसिल करोगे, उस जगह पे रेड लिखोगे। तो वैसे नहीं होना चाहिए। तो आप क्या करते हो, वो येलो कैंसिल करते हो और प्रिंट आउट तो मुझे मिल गया, तो रेड है, तो आप क्या उसमें लिखोगे? रेड लिखोगे। तो आपने कैंसिल किया इसलिए आपके मार्क्स चले गए। तो इतना आपको बोलते हो ना परफेक्शनिस्ट होना चाहिए कि जो मैंने प्रोग्राम लिखा हुआ है वो क्या था और मैं टाइप क्या कर रहा हूँ। ऐसे कुछ फाइल्स के नाम हैं जो आपको ब्लैंक छोड़ने पड़ते हैं, मतलब लिखते वक्त आपको वहां पे स्पेस छोड़ना है। जैसे ऑडियो वीडियो के फाइल्स के नाम, बराबर है ना? मेरे पास कौन सा ऑडियो फाइल है, मेरे पास कौन सा वीडियो फाइल है कंप्यूटर्स के अंदर, या मेरे पास कौन सा इमेज फाइल है, वो मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि प्रोग्राम मुझे पहले लिखना है ना। तो मेरे कंप्यूटर्स के अंदर कौन सा फाइल है, ऑडियो वीडियो इमेज फाइल है, वो मुझे मालूम नहीं है। तो वो फाइल्स के नाम जहां पे भी वो प्रोग्राम आएगा, वो फाइल्स के नाम आपको ब्लैंक छोड़ने हैं। उतना बोर्ड एग्जाम परमिशन देती है। तो आप बोलोगे सर मैं पूरा प्रोग्राम ब्लैंक छोड़ता हूं, वैसे तो नहीं होगा। ओके, मतलब ऑडियो फाइल्स, वीडियो फाइल्स, इमेज फाइल्स या प्रोग्राम, ये जो जहां पे भी ये प्रोग्राम आएंगे वहां पे आपको स्पेस ब्लैंक छोड़ना है, लिखते होगा, मतलब फर्स्ट प्रोसीजर में आपको ये ब्लैंक छोड़ना है। जब भी टाइप करोगे, टाइप करने के बाद आपको कंप्यूटर में आपको वो फाइल्स कौन सी अवेलेबल है वो आपको पता चल जाएगा। तो पता चलने के बाद वो लिखो, मतलब वो डायरेक्ट आंसर फाइल लिखो मत आपके आंसर शीट्स पे, पहले वो टाइप करो। टाइप करने के बाद आपको आउटपुट आ जाएगा। आउटपुट आने के बाद आपको प्रिंट आउट मिल जाएगा। प्रिंट आउट आने के बाद जो फाइल आपको ऑडियो फाइल्स, वीडियो फाइल्स, इमेज फाइल है ना, फिर आपके हैंड रिटन प्रोग्राम पे वो आपके पेन से लिख दो आपके हैंड राइटिंग में। तो आपके मार्क्स कम हो जाएंगे, सॉरी मार्क्स आपके इंक्रीज होंगे, उससे आपके कैंसलेशन आपके कम हो जाएंगे। समझ में आ गया? मतलब आपने फॉर एग्जांपल लिखते वक्त मैंने लिखा था sunset.jpg, पर मेरे कंप्यूटर में sunset.jpg फाइल अवेलेबल ही नहीं है, पर मैंने तो अभी लिख दिया और मेरे पास तो कुछ अलग ही फाइल है, इमेज फाइल। तो मैं क्या करूंगा, जो कंप्यूटर्स के अंदर है वो टाइप करूंगा ना मैं, और प्रिंट आउट तो मुझे सनसेट वाला नहीं मिला, किसी और फाइल का नाम मिला, तो मैं क्या करूंगा, मेरे जो हैंड रिटन प्रोग्राम है उसमें क्या करूंगा, मैं कैंसिल करूंगा, और कैंसिल करने के बाद वो जो सनसेट के अलावा जो फाइल्स है वो फाइल का नाम मैं मेरे हैंड राइटिंग से लिखूंगा। तो मैं वहां पे कट करूंगा ना, कट करने से क्या होता है, हाफ मार्क्स कट होता है। तो ये मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए। समझ में आ गया? तो जितना भी पहले 30 मिनट्स में, मतलब हाफ एंड में आपको प्रोग्राम लिखना है, और उसके बाद जो टाइम रिमेनिंग है, मतलब कितना टाइम रिमेनिंग हो गया 3 आवर्स में, 2.5 आवर्स, 2.5 आवर्स में आपको जो ये प्रोसेस नंबर 2nd, 3rd एंड 4th आपको करना है। मतलब परफॉर्म करने के लिए, एग्जीक्यूशन करने के लिए और प्रिंट आउट लेने के लिए आपके पास 2.5 आवर्स है। समझ में आ गया? और आपके पास कंप्लीट एंड सर्टिफाइड जर्नल है तो उसको 5 मार्क आपको मिल जाएगा। जैसे 20 मार्क्स आपको, ये 15 मार्क का एक प्रैक्टिकल प्लस 5 मार्क का आपका जर्नल, सर्टिफाइड जर्नल, ये 20 मार्क्स। समझ में आ गया? अभी यहाँ पे किसी कुछ डाउट्स है तो क्लियर करो। आपका माइक्रोफोन है। सर यस बोलो। आउटपुट दिखाने के बाद रिस्पेक्टिव टीचर को, उसके बाद टीचर कुछ वाइवा वगैरह कुछ पूछेगी कि नहीं? नहीं, SY को ओरल एग्जाम नहीं रहता है। ओके, पर ऐसे हो सकता है कि किसी एक्सटर्नल एग्जामिनर हमारे कॉलेज के नहीं रहते, मालूम है ना, कॉलेज बाहर किसी कॉलेज में सकते, बॉम्बे मोस्टली विवाह कॉलेज के, बॉम्बे कॉलेज से आते हैं टीचर्स। समझ में आ रहा है? ओके, तो बॉम्बे कॉलेज के टीचर्स को, मतलब कोई भी ऐसे नहीं कि बॉम्बे कॉलेज के टीचर्स आते, वर्तक वर्तक के भी आते हैं, TB कॉलेज के भी आते हैं,
या विवाह कॉलेज के टीबी कॉलेज में भी जाते हैं या वर्तक कॉलेज में भी जाते हैं, ऐसे कुछ नहीं है। जैसे गवर्नमेंट को लेटर मिलता है उस एग्जामिनर को, उस कॉलेज में उसको जाना पड़ता है। ओके, तो वो एग्जामिनर को डाउट लगा कि ये स्टूडेंट्स कॉपी कर रहा है या उसने कहाँ पे तो प्रोग्राम लिख के लेके आया हुआ है। ओके, क्योंकि कॉपी करने का स्टूडेंट के पास बहुत सारा वे रहता है, बट टीचर्स को मालूम रहता है कि कौन से वे है। तो एक्सटर्नल एग्जामिनर को कुछ डाउट्स लगा, तो उस टाइम पे मतलब लगा तो वो ओरल एग्जाम के बारे में एक एक क्वेश्चन पूछ देता है वो कि ये आपने अपने आउटपुट कैसे निकाला, इसका मीनिंग क्या होता है, जो आपने सेंटेंस लिखा हुआ है प्रोग्राम का, इसका मीनिंग क्या होता है। डाउट लगा तो, पर तो अभी तक तो किसी ने ओरल एग्जाम के बारे में क्वेश्चन कभी पूछा नहीं स्टूडेंट्स। डाउट लगा आपके ऊपर तो उस हिसाब से क्वेश्चंस करते हैं, पर अभी तक तो किसी ने पूछा ही नहीं आईटी में, अभी तक तो किसी ने पूछा नहीं है, ऐसा है। और कुछ? सर कम समय में आईटी सब्जेक्ट का कैसे रिवाइज करते? कम समय में? अभी ये तो क्वेश्चन ऐसा है कि कम समय में हम कैसे कर सकते हैं, ऐसा तो अभी कुछ इसका तो सॉल्यूशन कभी मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। सर और एक क्वेश्चन है कि हाँ, मेरे पास तो लैपटॉप तो नहीं है और हम कॉलेज भी नहीं जा सकते, बराबर। मतलब बन है, तो हम्म। फिर कोडिंग की प्रैक्टिस कैसे करें? सिर्फ लिख के या फिर कुछ आप बता सकते हो? देखो, अभी HTML जो है और जावास्क्रिप्ट जो है, बराबर है। HTML जावास्क्रिप्ट के लिए आपको मोबाइल के एंड्रॉइड के ऊपर N++ करके, दैट इज नोटपैड प्लस प्लस, मालूम है ना, उसको बोलते हैं नोटपैड प्लस प्लस। तो N++ करके ऐप अवेलेबल है, तो वो डाउनलोड करो तो मोस्टली HTML और जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम का आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। पर मैं क्या बोल रहा हूँ, पहला आपको परफॉर्म करने से पहले आप प्रोग्राम वो बाय हार्ट करो। ओके, जितने भी आपके प्रोग्राम्स है ना, 7 प्रोग्राम्स है ना, 7 प्रोग्राम बाय हार्ट करने के लिए आपको 7 दिन जाएंगे, मतलब पूरा एक वीक जाएगा। ओके, तो एक वीक आप, अभी ये लॉकडाउन में चल रहा है हमारा, मतलब एंड तक, मतलब 1 मई तक हमारा लॉकडाउन है, पकड़े चलो। तो 1 मई तक हमारे वो 7 प्रोग्राम हो जाने चाहिए, ऐसे पकड़े चलो। और वो सर बाय 1 मिनट रुको, जो क्वेश्चन पूछ रहा है 1 मिनट रुको। तो वो बाय हार्ट करने के बाद, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं ऑडियो प्रोग्राम ले लिया, तो ऑडियो प्रोग्राम लेने के बाद वो बाय हार्ट करो और वो लिख के देखो रफ बुक में, उसके आपके कितने मिस्टेक्स हो रहे हैं। ओके, वो होने के बाद ऐसा एक टाइम आएगा, आप 2-3 बार लिखोगे तो ऐसा एक टाइम आएगा कि आप मैंने प्रोग्राम करेक्ट लिखा हुआ है, वो करेक्ट प्रोग्राम और एक बार लिख के देखो। ओके, तो वो हो गया, और वो प्रोग्राम अभी टाइप करके देखो खुद ही बिना देखे। समझ में आ गया? तो वैसे स्टडी करना है। और सर कुछ कुछ स्टूडेंट्स का, 1 मिनट रुको, कुछ कुछ स्टूडेंट का ऐसा होता है कि बाय हार्ट नहीं होता है, तो मैं बोल रहा हूँ रट्टा मारो, रट्टा, यही वर्ड बोलूंगा मैं, रट्टा मारना है। आईटी प्रैक्टिकल में यही बोलता हूँ मैं, जिनको बाय हार्ट नहीं होता वो सीधा रट्टा मारो हाँ। और प्रोग्राम लिखो, और कुछ वे है ही नहीं आपके लिए। एक तो बाय हार्ट है तो फिर रट्टा, 7 प्रोग्राम है, 7 के साथ रट्टा मारो, जैसे कि जैसे प्रोग्राम आपको कॉलेज ने दिया हुआ है, और वो लिखते जाओ। और आपका 100% बोलता हूँ ना, इसमें आपको आउट ऑफ 20 17 80 19 20 ये मार्क्स मिलने वाले हैं कंपलसरी। 17 के बिलो आपको मार्क्स मिलेंगे ही नहीं, पर आपने प्रॉपरली बाहर किया रहेगा तो। हाँ, ऐसा नहीं आप बोलोगे सर मैंने पढ़ाई नहीं करके गया और मुझे 17 मार्क्स मिल गए, ऐसा तो कभी नहीं होगा। और मैंने प्रोग्राम गलत लिखा हुआ है सर, आधा मार्क्स मेरे चला गया तभी मेरे 17 मार्क्स मिला, ऐसा नहीं होगा। ओके, ओके, नेक्स्ट डाउट। सर हमारे कॉलेज का प्रैक्टिकल हो गया है तो क्या फिर से होगा? कॉलेज का प्रैक्टिकल हो चुका है तो नहीं होगा अभी, अभी डायरेक्ट एग्जाम के लिए बुलाएंगे। प्रैक्टिकल फाइल चेक हो गया आपका, जब प्रैक्टिकल जर्नल चेक हो गया आपका यस कॉलेज, सर। तो अभी डायरेक्ट आप प्रैक्टिकल हॉल टिकट लेने के लिए बुलाएंगे, और फिर डायरेक्ट प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए बुलाएंगे। मोस्टली प्रैक्टिकल हॉल टिकट के टाइम में आपको प्रैक्टिकल का टाइम टेबल मिल जाएगा हर एक सब्जेक्ट का। हाँ सर मिल गया है हॉल टिकट। हॉल टिकट मिल गया तो अभी आपको सिर्फ प्रैक्टिकल एग्जाम टाइम, सॉरी, जो प्रैक्टिकल टाइम टेबल होगा जो आपका कॉलेज का होगा हर एक सब्जेक्ट का। साइंस स्टूडेंट हो तो केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो और आईटी का भी आपने लिया हुआ है, तो वो टाइम टेबल डिस्प्ले कर देंगे, उसी टाइम आपको देख के आना है और कुछ नहीं, फिर आपको प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए जाना है अभी। ओके, नेक्स्ट डाउट। सर
ये 20 मार्क्स का जो प्रैक्टिकल है उसमें हमें पता है कि 7 प्रैक्टिकल्स है और उसमें से ही आएंगे, पर जो क्वेश्चन नंबर थ्योरी में क्वेश्चन नंबर 8A और B है उसकी तैयारी कैसे करें, मतलब कुछ टिप्स आप बता सकते हो क्या? वो बाद में दूंगा, अभी टिप्स तो मैं आपको थोड़ा, ये अभी तो प्रैक्टिकल चल रहा है, वो टिप मैं आपको दूंगा। जो भी डाउट्स है वो मैं आपको मेरे पास रख रहा हूँ, आपको वो बता दूंगा बाद में। प्रैक्टिकल के बारे में कुछ आपके डाउट्स है अभी और भी? नेक्स्ट डाउट है तो पूछो किसी का। नेक्स्ट डाउट है किसी को? समझ में आ गया पूरा क्या होता है अभी? हेलो सर। बोलो। सर वो जो 7 क्वेश्चंस है वो डिट्टो उसमें से ही आएगा कि मतलब वैसा रिलेटेड, उससे रिलेटेड वैसा सिमिलर टाइप क्वेश्चंस आएंगे कि डिट्टो वही क्वेश्चंस आएंगे प्रैक्टिकल टीपीएस में एग्जाम से, में? टीपीएस में बोल रहा हूँ। नहीं सर, ये प्रैक्टिकल एग्जाम के बारे में बोल रहा हूँ। हाँ 7 डिक्टो डिक्टो एकदम कॉपी पेस्ट, कुछ भी यहाँ से सेंटेंस चेंज नहीं होगा, उधर का जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना उधर से कुछ भी सेंटेंस चेंज नहीं होगा। पर आपके कॉलेज के प्रैक्टिकल सा, जो आपके कॉलेज के रिस्पेक्टिव प्रैक्टिकल्स, हर एक कॉलेज ने वही प्रैक्टिकल नहीं पढ़ाए हैं। जैसे विवाह कॉलेज के कुछ अलग प्रैक्टिकल्स है, वही प्रैक्टिकल वर्तक कॉलेज ने नहीं पढ़ाए हुए, वही प्रैक्टिकल्स टीबी कॉलेज ने नहीं पढ़ाए हुए, उसमें से 2-3 प्रैक्टिकल अलग पढ़ाए रहेंगे। समझ में आ गया? तो जो आपके कॉलेज के प्रैक्टिकल्स है वो 7 प्रैक्टिकल पढ़ के जाओ। अभी किसी किसी कॉलेज ने 8 प्रैक्टिकल भी पढ़ाए हैं, तो वो 8 प्रैक्टिकल करके जाना है। विवाह कॉलेज ने 7 ही प्रैक्टिकल लिए हुए, और मोस्टली सब कॉलेज ने 7 ही प्रैक्टिकल लिए। पर निकलता है कोई एक कॉलेज है, मैं 8 प्रैक्टिकल ले लेता हूँ, 8वां प्रैक्टिकल लेता हूँ, मेरे पास टाइम है, तो उसने 8वां प्रैक्टिकल लिया रहेगा। तो जो आपके जो कॉलेज ने जितने प्रैक्टिकल्स पढ़ाए हुए हैं ना वो करके जाओ। ऐसे नहीं कि विवाह कॉलेज की प्रैक्टिकल आपको भी आएंगे, वर्तक कॉलेज के आएंगे या टीबी कॉलेज के आएंगे। जो आपके कॉलेज में प्रैक्टिकल जो जर्नल में लिखा हुआ है ना वही डिक्टो, मतलब कॉपी पेस्ट। उधर का एक भी सेंटेंस का एक वर्ड भी, एक अल्फाबेट चेंज नहीं होगा, उसका आउटपुट भी सेम ही आने वाला है, तो सबको मालूम है। और कौन सा आपको नहीं आएगा, बाहर का कोई प्रोग्राम नहीं आएगा। ओके नेक्स्ट डाउट। नेक्स्ट डाउट है कुछ? आगे बढ़ो मैं एक बार मैसेज चेक करता हूं मैं। साक्षी ने क्वेश्चन मैसेज किया है, सर 80 मार्क्स में हमें सिर्फ एमसीक्यू ही आएंगे या लास्ट में कोडिंग में? लास्ट 80 मार्क्स में आपको पेपर पैटर्न में पूरा ये भी है ना, प्रोग्राम भी है ना, तो प्रोग्राम भी आने वाले हैं ना, ऐसा कैसा नहीं है सिर्फ एमसीक्यू ही आएंगे? ऑब्जेक्टिव प्लस ब्रीफ प्लस प्रोग्राम है ना आपके पेपर पैटर्न में, तो वो तो आएगा ही आएगा ना। समझ में आ गया? 80 मार्क्स में ऐसा नहीं कि सिर्फ एमसीक्यू आने आएंगे, तो मतलब क्या पेपर का फिर? 80 मार्क्स का प्रोग्राम तो आएंगे आएंगे, पर प्रैक्टिकल के प्रोग्राम नहीं आएंगे, ये बता रहा हूँ मैं। हाँ ये याद रखो, प्रैक्टिकल के जो 7 प्रैक्टिकल अपने कॉलेज के किए रहेंगे ना, इसलिए बोल रहा हूँ प्रैक्टिकल अलग थियरी अलग, ये दोनों को आप मर्जिंग मत करो। ओके और कुछ डाउट्स? सर फाइनल एग्जाम के पहले हमारी मॉक टेस्ट भी होने वाली है क्या? अभी अभी इस बार तो लगता नहीं मुझे मॉक टेस्ट होगा, इस बार लग रहा नहीं है मॉक टेस्ट होगा, नहीं होगा मेरे हिसाब से, तो नहीं होगा, क्योंकि सिचुएशन ही वैसा है। डायरेक्ट आपको बोर्ड एग्जाम के लिए बुलाएंगे, थियरी के लिए मॉक एग्जाम का। आपको ऑनलाइन यूट्यूब पे अवेलेबल है उसका मॉक एग्जाम, आप देख सकते हो उसका मॉक एग्जाम। ओके आप सिर्फ सर्च करोगे ना 12th स्टैंडर्ड या महाराष्ट्र बोर्ड HSC IT मॉक एग्जाम, तो आपको मिल जाएगा उसका वीडियो, बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब से, आप देख सकते हो उसका, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, उस पर एक्सप्लेन किया हुआ है। और कुछ नेक्स्ट डाउट? यस नेक्स्ट डाउट है कुछ? आगे बढ़ो मैं। 7:46 हो गया हमारा, अभी बस हमारे पास अभी सिर्फ 45 मिनट्स बाकी है, और हमारा मंडे को वापस लेक्चर है, तो उसमें भी कुछ डाउट्स है तो क्लियर करते जाओ, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके डरो मत, जो भी रियल फैक्ट है वो मैंने बता दिया, किसी को डराने का मेरा कोई भी मतलब एम नहीं है, क्योंकि मैं भी एक पेपर चेकर हूँ, मुझे मालूम है स्टूडेंट के माइंड में क्या चलता है इस बार, क्योंकि एक बार लास्ट में समझ में आने के बाद स्टूडेंट के माइंड पे क्या होता है वो मुझे मालूम है। समझ में आ गया? तो ये डरो मत, डरने से कुछ नहीं होगा, डरने से आपके मार्क्स कम होंगे, आपके परसेंटेज कम होंगे। ओके उससे कुछ रास्ता निकालो, उससे कुछ रास्ता निकालने से आपके मार्क्स मिलने वाले हैं आपको।
टाइम है, अभी भी बहुत टाइम है आपके पास। अदर सब्जेक्ट का स्टडी हो गया है, नहीं बोल सकता हूँ मैं, कुछ परसेंटेज हो गया रहेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, अदर सब्जेक्ट्स आपने लिए रहेंगे, तो उसके कुछ न कुछ कुछ हद तक आपका स्टडी हुआ रहेगा। आईआईटी का स्टडी भी हुआ रहेगा, पर उतना नहीं जो मैंने अभी जितना मैंने बताया उतना। पर अभी भी आपके पास टाइम है। डेली आप 1 घंटा भी या आधा घंटा भी स्टडी करोगे ना आईआईटी का, तब भी इनफ है, आप 80, 85, 90 अब जा सकते हो अभी भी। तो जरूरत नहीं कि आपको डेली 3 घंटा लेके बैठना है बुक, या 3 घंटा रीड करना है। अभी सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करो। अभी देखो, प्रैक्टिकल एग्जाम पहले होना है, थियरी एग्जाम पहले होना है, वो भी अभी तक हमको भी मालूम नहीं है, तो मैं आपको कैसे बताऊँ कि प्रैक्टिकल एग्जाम पहले होने वाला है। ओके, पर प्रैक्टिकल एग्जाम का पहले करके रखो। ओके, क्या मालूम आगे जाके आपको प्रैक्टिकल एग्जाम होगा भी, नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि 10 का तो प्रैक्टिकल एग्जाम कैंसिल कर दिया है। 20 मार्क्स उनको इंटरनल असिस्टेंट में मिल जाएंगे। आपको नहीं, अभी तक तो कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं आया हुआ है। तो 10 का तो हो चुका है। क्या मालूम आगे जाके भी आपके 20 मार्क्स के प्रैक्टिकल मतलब नहीं होंगे, जो आपने इंटरनल जो सबमिट किया हुआ है उस सब्जेक्ट का, कॉलेज में या कुछ किसी में भी, तो उस पर आपको डिपेंड 20 मार्क्स में से मार्क्स मिल जाएंगे। क्योंकि मेरे हिसाब से तो गवर्नमेंट मतलब एजुकेशन नहीं आपके 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल नहीं कैंसिल करेगी मेरे हिसाब से। तो 10 का तो कुछ अलग रहता है, क्योंकि वो तो कॉलेज में आने वाला है फर्स्ट टाइम, मतलब वो बोलते हो ना, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसके आगे जो आपका जो करियर आने वाला है आपका, इसके बाद जो फिक्स होगा वो फिक्स होगा, आप उसमें स्टैंपिंग लगेगा आपका। मतलब आप मेडिकल में तो मेडिकल में ही, इंजीनियरिंग तो आपका इंजीनियरिंग, या किसी और फील्ड में तो वही फील्ड। 10 के बाद कैसे उनको स्टूडेंट को ये रहता है कौन सी फील्ड में जाना है, अभी तक फिक्स नहीं है उनका। वो 10 के बाद 12 के बाद भी फिक्स चेंज कर सकते हैं, पर इसके बाद आपका फिक्स होने वाला है ना, आपका लाइफ जो फिक्स होगा, आपका स्टैम्प लगेगा आपके नाम के ऊपर कि ये नाम का ये डॉक्टर बनने वाला है, ये नाम का इंजीनियरिंग बनने वाला है। तो मेरे हिसाब से वो कैंसिल नहीं करेंगे। पर आगे का सिचुएशन कैसा है मालूम नहीं है, क्योंकि फ्यूचर किसने देखा नहीं अभी तक, सिचुएशन कैसे अच्छा होगा या और भी बिगड़ेगा। ओके, तो उस हिसाब से हमको रेडी रहना है। ये सोचो कि 7 प्रैक्टिकल देखो, अभी हमारा आज का डे है सैटरडे, कल संडे है, उसमें मोस्टली 1 प्रैक्टिकल 2 प्रैक्टिकल हो जाएंगे, जिसको ऑडियो वीडियो है ना, कॉलेज में पढ़ा है ऑडियो वीडियो, तो दोनों प्रैक्टिकल हो जाएंगे ऑडियो वीडियो का। समझ में आ गया? या किसी ने कॉलेज की प्रीलिम एग्जाम में भी रीड किया रहेगा ना, तो उतने प्रैक्टिकल उसके कम हो गए, तो उनके पास सिर्फ 5, 4, 3 प्रैक्टिकल बचे रहेंगे पढ़ाई करने के लिए। तो उतना टाइम वेस्ट मत करो, जैसे जरा स्टडी कंप्लीट करते जाओ प्रैक्टिकल का, आगे का देखता हूँ मैं क्या करना है आपको, कैसे करना है। ओके, कुछ डाउट्स और भी? आगे बढ़ो मैं, बाद में भी आप पूछ सकते हो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बाद में भी पूछ सकते हो डाउट्स। ओके हाँ, चलो आगे बताता हूँ अभी कि आपका टेक्स्ट बुक्स। ओके, तो टेक्स्ट बुक्स के अंदर आपको मालूम है चैप्टर्स, अभी मोस्टली किसी किसी ने टेक्स्ट बुक भी देखा नहीं रहेगा ना, ये भी बात है एक, टेक्स्ट बुक कौन चेक करेगा। तो ये देखो आपका सिलेबस बहुत अच्छा है स्टूडेंट्स इस बार का। मैं गवर्नमेंट को मतलब इस बार का सिलेबस है ना प्रॉपर्ली सेट किया हुआ है, जिनको आईटी फील्ड में जाना है या इंजीनियरिंग करना है ना, तो ये बहुत अच्छा मतलब सिलेबस है। आगे जाके आपको ज्यादा बोलते हैं ना स्टडी करना नहीं पड़ेगा इंजीनियरिंग के लेवल पे, या आईटी फील्ड में या कंप्यूटर साइंस में जाना है, तो ये प्रॉपर वे है। क्योंकि ये जो सिलेबस है टोटल 6 चैप्टर्स है ना, वो रिसेंटली अभी बोलते हो ना ट्रेंड में चल रहा है आईटी के फील्ड में, दैट इज आईओटी, नाम सुना रहेगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, ओके, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मालूम है रोबोट्स आते हैं ना आजकल, आपने देखा रहेगा वो रोबोट्स। ओके, या 5G, एलेक्सा, एलेक्सा मालूम है ना, इज एआई है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो। आप उसको क्वेश्चन करते हो, आपके मोबाइल पे भी एआई है, आप गूगल को आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, या किसी को मोबाइल पे एप्पल का फोन है तो आप उसको क्वेश्चन कर सकते हो उसको कि आज का टेम्परेचर क्या है, उसको आप वो आपको आंसर बता देगी। इट इज एआई, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और 5G, अब ये 5G तो इंडिया में अभी तक तो लॉन्च नहीं हुआ है, पर
अभी तो हम 5G में चल रहे हैं, फॉरेन कंट्री में 6G का मतलब हर किसी जगह पे 6G आ चुका है। ओके, और अभी तक हम 4G यूज कर रहे हैं, अभी तक हमारा पास 5G नहीं है, तो 5G का उन्होंने दिया है। तो ये चैप्टर जो है ना बहुत मतलब जो बोलते हो ना टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत अच्छा उन्होंने दिया हुआ है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। PHP एडवांस लेवल का है, HTML का, HTML चैप्टर यहाँ पे हमारा है, ये चैप्टर। ओके, और जावास्क्रिप्ट इधर से ही आता है, HTML से ही आता है, कि मतलब HTML आ गया तो जावास्क्रिप्ट आ गया, और ये दोनों आ गए तो PHP भी आ गया। मतलब ये एक साथ रिलेटेड उन्होंने किया हुआ है चैप्टर्स। और सर्च इंजन क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मतलब क्या है? गूगल इज अ सर्च इंजन ना, एक वेबसाइट है पर उसको हम सर्च इंजन बोलते हो। हम गूगल पे कुछ भी सर्च कर सकते हैं, जो भी हमको सर्च करना है, इंफॉर्मेशन सर्च करना है, दैट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो होता कैसे है सर्च इंजन, उसका भी SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये आप गूगल पे सर्च करोगे ना तो गूगल का एक खुद का एक वीडियो है उसके बारे में, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। वो भी कुछ 35-40 मिनट्स का वीडियो है, वो रीड कर दोगे ना तो मेरे हिसाब से वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और वो पूरा चैप्टर उन्होंने कंप्लीट नहीं किया है, उन्होंने उनके हिसाब से उन्होंने SEO क्या होता है वो उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, पर वो आपको है नहीं, वो बेसिक लेवल पे उन्होंने इस बार दिया हुआ है आपके चैप्टर्स में। और लास्ट बचा है ई-कॉमर्स। ई-कॉमर्स मतलब क्या होता है? ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग कैसे होता है, ऑनलाइन शॉपिंग में क्या क्या मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए, एडवांटेजेस क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या क्या होता है, उसका प्रोसीजर कैसे होता है, ये ई कॉमर्स में दिया हुआ है। और ई गवर्नेंस मतलब क्या होता है? ई गवर्न मतलब जो हमारे गवर्नमेंट के थ्रू कुछ क्या बोल सकते हो उसको हम, कुछ फैसिलिटी मिलती है, जैसे आधार कार्ड क्रिएट करना है तो उसकी फैसिलिटीज अवेलेबल है, पैन कार्ड क्रिएट करना है तो उसकी फैसिलिटी है, बैंकिंग होते हैं कुछ, गवर्नमेंट बैंकिंग होते हैं, जैसे SBI गवर्नमेंट बैंकिंग है, तो उसके कुछ फैसिलिटीज होती है कि अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, तो क्रिएट करने के बाद आप वो इज अ नेशनल बैंक है। तो कुछ ई गवर्न मतलब जो गवर्नमेंट से फैसिलिटीज आती है, तो वो कौन कौन सी फैसिलिटीज होती है, वो फैसिलिटी का एडवांटेज क्या होता है, डिसएडवांटेज क्या होता है, वही चैप्टर में 6 चैप्टर्स में बताया हुआ है, और कुछ नहीं। मतलब ऑनलाइन शॉपिंग प्लस गवर्नमेंट फैसिलिटीज जो हम घर बैठ के कर सकते हैं। मतलब आधार कार्ड हमको अभी आप बोलते हो ना कि हम नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस हम घर बैठ के चेंज कर सकते हो, हमको कहाँ पे महाई सेवा केंद्र में जाके जरूरत नहीं है, पर फोटो चेंज करना है तो हमको महाई सेवा केंद्र में जाना पड़ेगा। तो ऐसे कुछ फैसिलिटीज है जो गवर्नमेंट हमको घर बैठ के या मोबाइल पे या इंटरनेट पे यूज करके हम यूज कर सकते हो। मिनिमम चार्जेस देने पड़ते हैं, 50 रुपीज, 60 रुपीज, 100 रुपीज, हमको वो फैसिलिटीज मिल जाती है। तो ऐसे कुछ फैसिलिटीज है, उसको बोलते हैं ई गवर्नेंस। और ई कॉमर्स मतलब टोटली ऑनलाइन शॉपिंग, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ईबे, ये वेबसाइट किस लिए होती है? वो ई कॉमर्स ही वेबसाइट है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स वो है, और कुछ नहीं। और नेक्स्ट है हमारे प्रैक्टिकल्स, टोटल 3 प्रैक्टिकल ही है। HTML प्रैक्टिकल्स है, जावास्क्रिप्ट प्रैक्टिकल्स है, और PHP प्रैक्टिकल्स है। ये 3 ही प्रैक्टिकल्स है। ये 3 में से 2 प्रोग्राम्स आने वाले हैं, एक तो ये आएगा, ये आएगा, या तो फिर ये आएगा, ये आएगा, या तो फिर ये आएगा, ये आएगा। दो में से प्रोग्राम आपको एक करना है बोर्ड एग्जाम में। और ये आपके चैप्टर से, और चैप्टर नंबर मैंने उन्होंने बताया था 110 से लेके 110 से लेके, ये देखो स्किल ओरिएंटेड प्रैक्टिकल्स है 110 से लेके टोटल आपको। अभी ये किसी को क्वेश्चन देखो, अभी ये किधर ऑडियो प्रैक्टिकल्स है, ये देखो ऑडियो, ये वीडियो प्रैक्टिकल्स है। वीडियो प्रैक्टिकल मोस्टली सबके कॉलेज में हो चुका है। तो किसी ने क्वेश्चन पूछ रहेगा तो सर क्वेश्चन तो सेम ही आने वाला, ये डिक्टो क्वेश्चन रहेगा, सेम टू सेम ऐसा ही, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, कुछ मतलब कुछ चेंजेस नहीं होगा, हर एक वर्ड सेम रहेगा, सेम जो आपके कॉलेज में प्रैक्टिकल पढ़ा है वही आने वाला है, तो वही करके जाओ, और कुछ नहीं। समझ में आ गया? सेम क्वेश्चंस, तो ये हो गए। ओके, तो 8 बज गए अभी, तो अभी क्लास आपको बताता हूँ, थोड़ा उसमें टाइम जाएगा। देखो पहली बात तो प्रैक्टिकल सबको मालूम है कैसे करने हैं, कि उसमें डाउट है कुछ, किसी को कुछ पूछ रहा हूँ मैं, प्रैक्टिकल कैसे करना है, HTML का प्रैक्टिकल्स या HTML क्या होता है। देखो फ्रैंकली मुझे आंसर दे दो, ऐसा नहीं है कि मैं अभी सबके सामने कैसे बताऊँ। ओके, या तो फिर आप यहाँ पे मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, मालूम है ना, स्काइप पे क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे मैं थोड़ा स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूँ, तो आप मुझे यहाँ पे पर्सनल मैसेज मुझे कर सकते हो। सबको HTML मालूम है होता क्या है, HTML स्टार्टिंग लेवल से, बेसिक लेवल से, नहीं तो नहीं बताओ, मुझे आप पर्सनल मैसेज कर सकते हो, मैं मैसेज देख रहा हूँ यार, मैं सबके रिप्लाई आ जाने चाहिए मुझे। यहाँ पे 33 स्टूडेंट्स है मेरे हिसाब से,
तो इंक्लूडिंग मैं हूँ ना, या कोई एडमिन रहेगा तो राइट एकेडमी रहेगा, या कोई और स्टूडेंट रहेंगे, तो पकड़ के चलो कि 33, चलो 33 इंक्लूडिंग मैं मैसेज नहीं करूंगा, पर मुझे सबके सबके मैसेज आने चाहिए कि नहीं नहीं, वो फुल फॉर्म नहीं पूछ रहा हूँ शिवरानी, फुल फॉर्म तो सबको मालूम है। HTML होता क्या है, उसके एग्जैक्टली करता क्या, मतलब उसमें करते हो क्या आप, स्टार्टिंग लेवल से एंड तक अभी तक। चलो स्टार्टिंग लेवल पकड़ को चलो FYGC में जो आपने पढ़ाया हुआ है, हाँ कोडिंग लैंग्वेज है बराबर है, पर आपको मालूम है कि उसमें क्या क्या टैग होते हैं, वो कैसे करते हैं, उसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, ये सबको मालूम है। सबके मुझे मैसेज आ जाने चाहिए, एक भी शॉट मुझे वहां पे रिमेनिंग नहीं चाहिए। स्टार्ट करो, यस और नो, मुझे मैसेज सिर्फ यस और नो चाहिए, इसमें चाहिए। वो होता क्या है वो मुझे बताओ मत, आपको मालूम है, मुझे मालूम रहेगा। मैंने सिर्फ बताया, सिर्फ यस और नो में आंसर दे दो, सिर्फ प्लीज साक्षी यस और नो में आंसर दे दो। मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो आप, किसी को और को पता नहीं चलेगा। डायरेक्ट मैसेज भी होता है उसमें, सिर्फ मुझे मैसेज आएगा और किसी को और कोई मैसेज देख नहीं पाएगा, इसलिए मैंने शेयरिंग बंद कर दिया हुआ है। चलो सबको तो एटलीस्ट मालूम है, पर किसी किसी के रिप्लाई नहीं आ रहे मुझे, मतलब है कोई स्टूडेंट्स जिनके रिप्लाई नहीं आ रहे, जैसे अभी उनको मालूम है, इन्हें बता दिए इतना, नो आइडिया दर्पण, चलो ओके। अरे देखो, जिन्होंने मैसेज किया हुआ है, पर्सनली मुझे मैसेज किया हुआ है, जिन्होंने लिखा हुआ है नो आइडिया सर, नहीं मालूम है सर, नो सर, उनको बोल रहा हूँ अपने FYGC में किया क्या, सिर्फ इंजॉयमेंट। देखो इंजॉयमेंट करने की आपकी अभी उम्र नहीं है। साइंस में हो, कॉमर्स में हो तो आप अलग बात थी, साइंस में हो, साइंस का कभी इंजॉयमेंट नहीं करते स्टूडेंट्स, करते हैं पढ़ाई करके इंजॉयमेंट करते हैं। मैं भी साइंस स्टूडेंट हूँ, मुझे भी मालूम है होता क्या, IT बायो होता क्या है, फिजिक्स क्या होता है, केमिस्ट्री क्या होता है, मैथमेटिक्स क्या होता है, मुझे मालूम है। और मोस्टली सब टीचर्स कॉमर्स लेवल्स के ही लेते हैं, सॉरी साइंस से ही आते हैं ना, साइंस टीचर्स। ये आपकी साइंस लिया हुआ है तो इंजॉयमेंट करना है, पर पढ़ाई करके इंजॉयमेंट करो स्टूडेंट्स, आगे जाके भी आप कौन से भी फील्ड में जाओ, आप कौन सा भी कोर्स सिलेक्ट करो, जरूरत नहीं है कि वो सब्जेक्ट का नॉलेज थोड़ा चाहिए आपको, नहीं तो आप क्या कर रहे हो, आप खुद का भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, और आपके पेरेंट्स का भी जो मनी है ना, पैसा जो एजुकेशन में डाल रहे हो वो वेस्ट कर रहे हैं आप बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो आपका और आपके पेरेंट्स का। वो छोड़ दो, वो उसमें मैं नहीं जाऊंगा ज़्यादा, क्योंकि वो थोड़ा अलग ट्रैक है हमारा, पर बता रहा हूँ उसमें वो करना नहीं करना चाहिए। आप साइंस स्टूडेंट्स हो, कि साइंस स्टूडेंट कैसे होने चाहिए, मतलब होते कैसे है, कि हर एक स्टूडेंट ऐसे ही बता, पर होते कैसे, स्टडी जस्ट स्टडी, मतलब मुझे मालूम है कि स्टडी सिर्फ स्टडी होता है IT साइंस में। इंजॉयमेंट मैंने कभी इंजॉयमेंट किया है मुझे याद भी नहीं है, कभी इंजॉयमेंट किया है मैंने, जब से मैंने 10th स्टैंडर्ड से साइंस लिया हुआ है तब से। ओके, तो मैं बताता हूँ, ये जो बता रहा हूँ इसके आगे आपके वो एक सीक्रेट रहेगा आपके कॉलेज टीचर्स को तो मालूम है, मतलब शेख सर को मालूम है, राइट एकेडमी के जो ओनर्स है उनको, मतलब बसुम मैडम है, उनको मालूम है, या अदर टीचर्स है उनको मालूम है कि मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा है। और मैं फ्रैंकली बताता हूँ, कोई कुछ भी बोले, देखो मेरा यूट्यूब चैनल भी है, ओके, उसमें मैं पढ़ाता हूँ भी, और ये लास्ट ईयर स्टार्ट किया था मैंने। ज़रूरत नहीं मुझे कितने व्यूज आ चुके हैं उसमें, मैं कभी जाता भी नहीं हूँ कितने व्यूज है मेरे, कितने सब्सक्राइबर, वो मुझे ज़रूरत नहीं देखने की, मुझे चाहिए भी नहीं हूँ। स्टूडेंट का अच्छा हो लॉकडाउन में या उससे उसके आगे भी, हाँ पहले यही डायरेक्ट आता है। लीना का मैसेज आ चुका है, अभी वो क्या मैसेज आ चुका है मैं बताऊंगा नहीं, पर ये थोड़ा 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 वेट करो, मैं बताने वाला हूँ सबको। ओके, तो उसमें मैंने सब टॉपिक कवर नहीं किए क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं स्टूडेंट्स, क्योंकि कॉलेज क्लासेस, ऑनलाइन कॉलेज का लेक्चर्स, कॉलेज में जाना पर फिजिकली, कोविड का सिचुएशंस, उतना टाइम नहीं मिलता। पर जितना मैंने क्रिएट किया हुआ है उतना ले लो अभी, ओके, आगे जाके मैं क्रिएट करने वाला हूँ, तब तक आपका SYGC क्लियर हो जाएगा।
ओके, पर मैं बता रहा हूँ आपको क्या होता क्या है उसमें। मैंने हर एक टॉपिक क्लियर किए नहीं है, पर एफआई का तो मैंने एचटीएमएल क्लियर किया हुआ है, एसवाई का मैंने एचटीएमएल क्लियर किया हुआ है, फॉर्म मैंने क्लियर किया हुआ है, सीएसएस मैंने क्लियर किया हुआ है। ओके, उसके आगे मुझे टाइम नहीं मिला किसका भी, मतलब कॉमर्स का भी नहीं मिला, साइंस का भी नहीं मिला। और मैसेज आ जाते हैं। ओके, साक्षी, साक्षी का मैसेज है, सर प्लीज रिपीट बिकॉज नेट इशू आई हैड रीजॉइन द मीटिंग। ओके, नो प्रॉब्लम साक्षी। मैं बता रहा हूँ कि मेरा चैनल है यूट्यूब का, उसमें मैं सिर्फ मैं पढ़ाता हूँ। ओके, तो वो चैनल का मैं आपको बताता हूँ कि क्या उसमें आप वीडियो देख सकते हो कि कैसे करना है कैसे करना नहीं है। ओके, वो वीडियो तो वीडियो में मोस्टली सबको वीडियो में आपको समझ में आएगा कैसे करना है, जिन्होंने आईटी मतलब एसवाई का आईटी नहीं पढ़ाया, पर हर एक टॉपिक नहीं क्लियर किया हुआ है, क्योंकि मेरे उतना मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर से मैं ये कर रहा हूँ। तो मेरे पास अभी तो मेरे मोस्टली 200 वीडियोस होने आए हैं अभी। अभी आगे जाके भी होंगे, पर उतना टाइम नहीं मुझे मिल रहा है। और मिल रहा है नहीं है कि मैसेज भी आते हैं सर, मतलब कॉलेज के मैसेज आते हैं, हमारे विवाह कॉलेज के मैसेज आते हैं, क्योंकि मैं विवाह कॉलेज में पढ़ाता हूँ। स्टूडेंट के मैसेज आ जाते हैं, सर वीडियो आगे क्रिएट करो, पर टाइम नहीं मिलता मुझे उतना। तो मैंने HTML के क्रिएट किए हुए, अभी जितना क्रिएट किया उतना ले लो, आगे के आप खुद देख लो। तो जैसे आप यूट्यूब ओपन करोगे तो सर्च करना है, मेरा चैनल का नाम है NNN एजुकेशन। कैपिटल में टाइप करो या स्मॉल में टाइप करो, मिल जाएगा आपको सर्च बॉक्स में NNN एजुकेशन। जैसे आप सर्च करोगे तो ये सिंबल है मेरा NNN एजुकेशन, मेरा नाम भी है यहाँ पे नितिन घानेकर। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको वीडियोस में यहाँ पे वीडियोस में मत जाओ, प्लेलिस्ट में जाओ। प्लेलिस्ट में यहाँ पे आपको HTML के वीडियोस है। ओके, फिर CSS के वीडियोस है। CSS होता है क्या पे, CSS दो टाइप्स के है मेरे। एक एडवांस लेवल CSS है जो आपको नहीं है, जो इंजीनियरिंग के आते हैं, जो 12 के बाद जो IT में जाते हैं ना, इंजीनियरिंग है या BSc IT लेते हैं, BSc CS लेते हैं, वहां पे भी CSS टॉपिक आता है, तो उनके लिए मैंने स्पेसिफाई किया हुआ है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड FYGC SYGC कंप्यूटर साइंस के लिए। ओके, CSS, तो यहाँ पे भी CSS कुछ टॉपिक्स है। तो यहाँ पे देखो, ये CSS नॉर्मल CSS है जो आपको है। CSS जहाँ पे कुछ भी लिखा नहीं है, देखो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिखा है मैंने, एडवांस CSS ट्यूटोरियल्स, तो आपको एडवांस नहीं है। ओके, यहाँ पे प्रैक्टिकल्स भी है, पर प्रैक्टिकल सिर्फ HTML के प्रैक्टिकल्स है। ओके, HTML का फॉर्म भी है। फॉर्म होते कैसा है ना, फॉर्म क्रिएट करते हैं, तो HTML CSS और फॉर्म इतना ही मैंने क्रिएट किया हुआ है, तो ये आपको यूजफुल है। ओके, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स रहेंगे आपके कोई, तो कंप्यूटर साइंस के भी मैंने उस C वाले प्रोग्राम क्रिएट किए हुए, उनको C प्रोग्राम से, तो वो क्रिएट किए हुए हैं। तो इतने मेरे अभी तक प्रोग्राम मतलब है, तो वो देखो। और जरूरत नहीं है कि कमेंट करना है या सब्सक्राइब करना है, आपकी मर्जी है। पर मैं सिर्फ पढ़ा रहा हूँ किसके लिए, जो स्टूडेंट को मेरा जो पढ़ाया हुआ है वो समझ में आए और उनको मार्क्स मिले, बस मेरा इतना ही एम है, और कुछ एम नहीं है। समझ में आ गया? तो एक NN एजुकेशन ये चैनल है मेरा, वो वीडियो देखो, आपको बहुत वो यूजफुल लगेगा मेरे हिसाब से। ओके, आप देख लो एक बार तो समझ में आ जाएगा। ओके, अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, थियरी प्लस प्रैक्टिकल। उसमें प्रैक्टिकल में मतलब वो प्रोग्राम होता करते कैसे है, उसका आउटपुट भी कैसे आता है, वो भी एक्सप्लेन किया हुआ उस वीडियो में। मतलब थियरी प्लस उसी थियरी का प्रोग्राम और उसी प्रोग्राम का आउटपुट, तीनों हर एक वीडियोस में मैंने किया हुआ है। ओके, तो एक बार देख लो। ओके, ये हो गया प्रैक्टिकल का और थियरी का भी हो गया। ओके, कुछ मैसेज है। डैनियल ने लिखा है, सर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए सिर्फ टेक्स्ट बुक के SOP ही रेफर करना है। टेक्स्ट बुक के SOP आपके कॉलेज ने ही पढ़ाया हुआ है, जो टेक्स्ट बुक में SOP है ना डैनियल, वही आपको कॉलेज ने पढ़ाया हुआ है। तो मैं SOP से रीड करने से अच्छा जो कॉलेज के आपकी प्रैक्टिकल फाइल है, मतलब उसको बोलते हैं जर्नल ना, वही रेफर करो। वो टेक्स्ट बुक रेफर मत करो, वो जो आपका प्रैक्टिकल फाइल है ना वही रेफर करो, और कौन सा रेफर मत करो। ओके, समझ में आ गया? ओके, ये हो गया आपका प्रैक्टिकल के बारे में। उसके बाद थियरी का एग्जाम का, पर आपको उसके लिए पहले जो अभी नेक्स्ट बता रहा हूँ, उसके लिए आपको पहले स्टडी करना पड़ेगा IT के लिए, क्योंकि वो पेपर है पूरा। मेरा एक वेबसाइट भी है IT ऑनलाइन एग्जाम, ये डालोगे ना आप तो ये पहला लिंक आपको मिल जाएगा, IT ऑनलाइन एग्जाम।
ओपन हो रहा है, रुको थोड़ा। ये देखो IITonlineexam.com, ये मेरा एग्जाम है। और ये डेवलप मेरे फ्रेंड ने किया हुआ है, मतलब ये जो प्रॉपर जो पूरा आप देख रहे हो इंटरफेस ये पूरा मेरे फ्रेंड ने किया हुआ है। तो ये फ्रेंड और मैं चाहता हूँ वेबसाइट, और वो भी इंजीनियरिंग है और वो भी जूनियर कॉलेज में पढ़ाता है। ओके, तो इसमें आपको यहाँ पे एग्जाम एक टैब है, एग्जाम टैब में आपको एपीरियड टेस्ट करना है। एपीरियड टेस्ट करने के बाद थोड़ा साइट अभी स्लो चलेगा स्टूडेंट, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स वेबसाइट अभी यूज कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपका वेबसाइट स्लो चलेगा डिपेंडिंग अपॉन। ओके, फिर यहाँ पे आपको आपका नाम लिखना है। ओके, यहाँ पे आपको ईमेल डालना है, कॉलेज का नाम लिखना है, कॉलेज का नाम आपके पास, उसके बाद आपका सेक्शन सिलेक्ट करना है। अभी सब साइंस वाले तो साइंस सिलेक्ट करेंगे, तो मैं अभी यहाँ पे मेरा नाम लिख रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल। ओके, मेरा ईमेल डाल रहा हूँ मैं यहाँ पे, मुझे कोई ईमेल नहीं करना चाहिए। ओके, और मैं टाइप कर रहा हूँ यहाँ पे मेरा विवा कॉलेज। ओके, मैं साइंस सेलेक्ट किया। साइंस सेक्शंस में अभी तक तो सेक्शंस में यहाँ पे, एक मिनट रुको, मैं यहाँ पे अभी थोड़ा टैब चेंज हो चुका है मेरा। हाँ, ये देखो, ये होने के बाद ये ऐसे अभी इंटरफेस ओपन होगा न्यू। ओके, अभी थोड़ा न्यू इंटरफेस आ चुका है। तो यहाँ पे आपका नाम आपको टाइप करना है, आपको ईमेल टाइप करना है, कॉलेज का नाम टाइप करना है, फॉर एग्जांपल विवा, और यहाँ पे सिग्नेचर तो ऑलरेडी है। ओके, और लॉगिन करना है। अब जैसे लॉगिन करते हो ना, तो हाँ, सिलेक्ट स्ट्रीम करना है। यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ कॉमर्स, अभी तक तो अवेलेबल नहीं है, तो थोड़े टाइम के बाद अवेलेबल हो जाएगा। ओके, पर मैंने अभी यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ कॉमर्स। ओके, तो कॉमर्स सिलेक्ट कर, एक बार मैं मैसेज चेक करता हूँ। ओके, कुछ नहीं मैसेज, मैं भी कॉमर्स सिलेक्ट कर रहा हूँ। साइंस थोड़े थोड़े टाइम के बाद स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ा उसके ऊपर काम चल रहा है, अभी थोड़ा बर्डन आ चुका है, इससे थोड़ा भी वो काम चल रहा है। पर लॉगिन जैसे मैं करूंगा, तो जैसे आपके कॉलेज में बोर्ड का पेपर होगा, जैसे होता है ना, वैसे यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा डिस्प्ले होने के लिए, क्योंकि थोड़ा अभी साइट बहुत स्लो चल रहा है। हाँ, अभी कितना टाइम लगेगा मालूम नहीं है। हाँ, ये देखो ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा। मैंने कॉमर्स सेलेक्ट किया हुआ विवा कॉलेज, अभी ये 2.5 आवर्स। ओके, अभी ये ऐसा ही इंटरफेस बोर्ड एग्जाम में भी ओपन होता है, याद रखो। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन है और यहाँ पे भी क्वेश्चन है। अभी ये जो इंस्ट्रक्शन मिला है ना, ये पूरा फर्स्ट पेज पे, ये आप खुद रीड करो, मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद रीड करो। ये कलर का पैटर्न क्या होता है, कलर क्या क्या मतलब मीनिंग रखते हैं, वो आप खुद चेक करो। ओके, अभी यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, तो क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक क्लिक करूंगा तो फिल इन द ब्लैंक्स ओपन होंगे। ओके, तो फिल इन द ब्लैंक्स आपको सॉल्व करना है। अभी सॉल्व करने का कैसे, ये देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका आंसर आपको यहाँ पे टाइप करना है, जो भी आंसर रहेगा। ओके, समझ में आ गया? तो अभी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, ईच लिस्ट आइटम स्टार्ट विद डैश टैग। ईच लिस्ट आइटम स्टार्ट होकर एलआई टेस्ट मैं टाइप करूंगा। ओके, तो मैं टाइप करूंगा, यहाँ पे जो भी आंसर आएगा वो टाइप करना है, टाइप करना है, टाइप करना है। तो हर एक क्वेश्चन के नीचे आपको सबमिट बटन दिया हुआ है। हर एक क्वेश्चन जैसे आप स्क्रॉल डाउन करोगे ना, तो सबमिट बटन है। ये वाला सबमिट बटन नहीं है, इसको एंड एग्जाम बोलते हैं। एंड मतलब ये फाइनल एग्जाम, ये फाइनल एंड होगा, इसके बाद पेपर नहीं आएगा। सबमिट मतलब ये जो मैंने आंसर टाइप किया हुआ है ना, वो सबमिट हो गया, मतलब सेव हो गए। ये देखो सेव हो गया। अभी देखो इसका कलर देखो चेंज हो गया। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 में आप चेक करोगे ट्रू और फॉल्स है, कि वो चेक करो। क्वेश्चन नंबर 3 में एमसीक्यूज है। अभी एमसीक्यू में याद रखो, बोर्ड एग्जाम में कैसे होता है, चारों के चारों सिलेक्ट होते हैं। हाँ, पर इधर क्या लिखा हुआ है, सिलेक्ट ओनली वन आंसर, तो एक ही सिलेक्ट करना है। नहीं तो आप चारों के चारों सिलेक्ट करोगे, चारों के चारों सिलेक्ट किया, आप बोलोगे सर आप जो मर्जी है वो सिलेक्ट, आप मैं चारों के चारों सिलेक्ट करता हूँ, आपकी मर्जी, जो भी करेक्ट आंसर है वो आप ले लो। ऐसा नहीं होता है। हाँ, चारों के चारों सिलेक्ट करोगे तो उसको 0 मार्क्स हो जाता है, याद रखो। तो इसमें से एक ही सिलेक्ट करना है। वैसे एमसीक्यू 2 में आपको 2 आंसर सिलेक्ट करने हैं, एमसीक्यू 3 में 3 सिलेक्ट करते हैं। मैच द फॉलोइंग आता है, देखो मैच द फॉलोइंग ऐसे होगा आपका। जैसे आप पेपर सॉल्व करोगे ना, आपको समझ में आएगा।
क्वेश्चन नंबर 7 में आपको ब्रीफ आंसर्स है, अभी ये आईटी कॉमर्स का, इसलिए उन्होंने ये कॉमर्स का पूछा हुआ है। हाँ, आपको आईटी साइंस रहेगा तो साइंस का पेपर आएगा। और क्वेश्चन नंबर 8 में ये देखो, ये क्वेश्चन है आपको, किसी को प्रॉब्लम था ना कि प्रोग्राम सॉल्व कैसे करना है सर, क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, तो हमने ये टीपीएस में से ही प्रोग्राम उठाए हुए हैं और कहाँ से नहीं, मतलब ये 2021 का टीपीएस है ना, वहां से ही टीपीएस उठाए हुए हैं। तो अभी कॉमर्स का टीपीएस में से लोगे ना, ये कॉमर्स का और साइंस का टीपीएस में से प्रोग्राम सेम ही आते हैं, याद रखो। तीनों का प्रोग्राम, आर्ट्स कॉमर्स साइंस को प्रोग्राम एचटीएमएल प्रोग्राम, एचटीएमएल प्रोग्राम, एचटीएमएल मतलब क्या होता है, एचटीएमएल, सीएसएस और फॉर्म, ये प्रोग्राम तीनों के सेम ही है। फिर आगे जाके प्रोग्राम डिवाइड होते हैं, आपको जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम है, पीएचपी के प्रोग्राम है। कॉमर्स एंड आर्ट्स को पीएचपी जावास्क्रिप्ट नहीं है, तो उनको प्रोग्राम वो नहीं आते। हाँ, तो सिर्फ यहाँ पे ये कॉमर्स है, इसलिए सिर्फ एचटीएमएल की और फॉर्म और सीएसएस के प्रोग्राम है, तो वो सॉल्व करो और फिर सबमिट करो। आपका पूरा प्रोग्राम होने के बाद सबमिट कर दो। सबमिट होने के बाद आपको कितने मार्क्स मिले हैं वो भी आपको पता चल जाएगा हर एक पेपर में। समझ में आ गया? और पेपर एंड होने के बाद, ओके करने के बाद देखो अभी कितना मार्क्स मिला, योर स्कोर इज 4 आउट ऑफ 60। अभी 60 क्यों है, कोई बताएगा? ये मैंने सिर्फ ऑब्जेक्टिव वाले लिए हुए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 ए और बी ये आपको मैन्युअली चेक करने पड़ते हैं ना, बोर्ड एग्जाम वो मैन्युअली चेक होता है, वो कंप्यूटराइज चेक नहीं होता। अभी मैन्युअली चेक करने के लिए यहाँ पे कोई बैठा नहीं है, हमको इतना क्योंकि इतने स्टूडेंट्स दिन में पेपर सॉल्व करते हैं, तो इतना कोई मैन्युअली चेक करने बैठा नहीं है, तो इसलिए आपको मार्क्स आउट ऑफ 60 में से ही मिलेंगे। आप यहाँ से चेक करोगे, आपने प्रोग्राम लिखा हुआ है वो सबमिट तो हो जाएगा, और क्वेश्चन नंबर 7 में जो आपने लिखा हुआ है वो तो सबमिट हो जाएगा, पर आपको क्वेश्चन नंबर 4 में देखो अभी मैंने एल लिखा हुआ है, तो वो करेक्ट है क्या रॉन्ग है वो दिखाए, और उसके करेक्ट आंसर क्या है उसके नीचे भी आ जाएंगे आपको, अरे ग्रीन कलर में आपने रॉन्ग लिखा रहेगा तो, और आपने लिखा नहीं रहेगा तब भी आ जाएगा वो, उसका मार्क्स काउंट नहीं होगा। वैसे ट्रू और फॉल्स भी, वैसे एमसीक्यूज भी सेम। समझ में आ गया? क्लियर है ये? तो यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और जैसे वापस से आप एंड किया, वापस से आप उसी टैब पे जाओगे, उसी वेबसाइट ओपन करोगे, वापस से एग्जाम अपियर करोगे। समझ में आ गया? ऑनलाइन एग्जाम प्रैक्टिस भी करोगे, तो आपको वापस से पेपर अलग आने वाला है, पेपर वही नहीं आएगा। समझ में आ गया? क्लियर है? ये समझ में आ गया तो हर एक स्टूडेंट पेपर आप सॉल्व कर सकते हो। देखो अभी ये हर एक कॉलेज का यहाँ पे आ चुका है, कौन से कॉलेज ने किया हुआ है, उसको कितना कितना मार्क मिला हुआ है। समझ में आ गया? ये डीएम जेसी केसी कॉलेज, ये सब कॉलेज ने किया हुआ है। समझ में आ गया? और डेट भी आया है, कितना मार्क्स मिला है वो भी आ चुका है, पर हाईएस्ट मार्क आते हैं, याद रखो अभी 57, आज का 57 मार्क्स हाईएस्ट है। ठीक है, तो उसके लिए आपको ये यूज कर सकते हो आप, पर ये साइड बाहर जाओ मत, नहीं तो और मेरा नाम मत लो मत, क्योंकि ये सर ने बताया। हाँ, ये बताओ कि यूज करो, बताना है तो बताओ, जितना हेल्प कर सकते हो स्टूडेंट को बताओ, पर ये टीचर ने बताया मेरा नाम मत डालो वहां पे। और ये यूट्यूब का बताया वो भी बताओ मत कि मेरा एक कॉलेज के टीचर है उन्होंने क्रिएट किया हुआ है, ये मेरा नाम जाना ही नहीं चाहिए। टीचर ने क्रिएट किया हुआ है बस, मतलब बोलो सिर्फ एक पर्सन ने क्रिएट किया हुआ है, टीचर का नाम भी मत लो। एक टीचर एक पर्सन ने क्रिएट किया हुआ है, अच्छा हेल्पफुल है, यूज करना है तो यूज करो, नहीं यूज करना तो मत यूज करो। समझ में आ गया? क्योंकि मेरा नाम नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये इलीगल है ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, यूट्यूब पे वीडियोस क्रिएट करना, एजुकेशन जो कॉलेज में टीचर पढ़ाते हैं उनको इनलीगल होता है ये। तो आगे जाके कुछ प्रॉब्लम ना हो, मेरे जॉब पे कुछ इसका कुछ प्रॉब्लम ना हो, ये एक्सपेक्ट करता हूँ आपसे। तो मेरे हिसाब से ये दोनों अभी जो बताए यूट्यूब चैनल्स और ये वेबसाइट आप तक ही रखो, सीक्रेट रखो, यूज करना है जितना यूज करना है उतना यूज करो। और लास्ट टाइम भी मैंने यही बताया था राइड एकेडमी में, ये साइट बहुत अच्छा है, और उसके उनके रिप्लाई भी आ चुके थे, सर बहुत अच्छा वेबसाइट, हमको बहुत हेल्पफुल हो गया है, तो आप यूज करके देख लो अभी। ओके, अभी कुछ डाउट्स इसके आगे? इसके आगे तो हमारा मंडे को लेक्चर होने वाला ही है, डाउट रहेंगे तो वहां पे पूछो आप, कुछ प्रॉब्लम नहीं। कुछ डाउट स्टूडेंट्स? सर मंडे को लेक्चर रहेगा, तब कुछ टॉपिक पूछे तो भी आप क्लियर कर सकते हैं क्या?
हाँ टॉपिक मतलब वो टॉपिक ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या मालूम है आपको, मैं अभी आपको कौन सा टॉपिक क्लियर कर सकता हूँ मालूम है, जब वो PHP और जावास्क्रिप्ट, सॉरी PHP का एक्सप्लेन करना है। देखो मेरे पास PHP के वीडियोस भी है क्रिएट किए हुए, पर मैंने अभी तक यूट्यूब पे डाले नहीं है। तो ये रियल फैक्ट को बताता हूँ, PHP के वीडियोस मेरे पास है, मैंने क्रिएट करके रखे हुए, पर मेरे पास टाइम नहीं है वो अपलोड करने का। ओके, और वो भी हेल्पफुल होंगे, कभी डालूंगा मालूम नहीं, ऐसा प्रॉब्लम है। ओके डालूंगा तो मैं डाल भी सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का रिप्लाई चुका है सर PHP के ऊपर वीडियोस क्रिएट करो। मतलब वो PHP आपका सिलेबस के बारे में नहीं, पर पूरा PHP होता क्या है, जो मतलब मैंने जो PHP पढ़ाया हुआ है इंजीनियरिंग लेवल पे, वो PHP स्टार्ट टू एंड होता कैसे, उसका यूज क्या है, सॉफ्टवेयर कौन सा यूज होता है उस टाइम पे, वो सब मैंने यूज किए हुए। तो मैं चैप्टर नंबर 1 बताता हूँ, जो ने जिसने क्वेश्चन पूछा है कि सर आप हर एक टॉपिक क्लियर करूंगा, इतना टॉपिक मैं क्लियर कर सकता हूँ, क्योंकि 2 घंटे का लेक्चर है, 2 घंटे में मैं मेरा 2-3 टॉपिक ही एक्सप्लेन कर पाता था मैं लेक्चर्स में। तो मैं चैप्टर नंबर 1 में से क्लियर कर सकता हूँ। चैप्टर नंबर देखो एक मिनट चेक करता हूँ मैं, कौन से चैप्टर्स में से है। चैप्टर नंबर 1, फिर चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 6, मतलब 1 2 3 और 6 इसमें से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। बाकी चैप्टर को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे बहुत टाइम जाता है। तो 1 2 3 एंड 6 इसमें से मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मतलब वो भी टॉपिक बहुत बड़ा ना रहा तो। ओके और मेरे हिसाब से अभी चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 को तो आपको यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा पूरा वो प्रोग्राम का, मेरे हिसाब से वहां पे। जावास्क्रिप्ट का तो मैंने अभी तक तो क्रिएट नहीं किया है, PHP क्रिएट किया हुआ है पर अपलोड नहीं किया हुआ है, ये प्रॉब्लम है। फिर SEO का एक्सप्लेन कर सकता हूँ मैं, उसका टाइम ज्यादा नहीं जाएगा। E-कॉमर्स का भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। बचा PHP, मोस्टली आपके डाउट्स PHP से आएंगे और जावास्क्रिप्ट से आएंगे मेरे हिसाब से। और कोई रहेगा जिसने स्टडी नहीं किया रहेगा तो इसका HTML का आ जाएगा। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हर एक का रहेगा HTML का, रहेगा तो पूछो, ऐसा कुछ नहीं है। आप पूछोगे, अब डिपेंड्स अपॉन आपका डाउट कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड है कितना टाइम जाएगा मुझे, क्योंकि वो 2 घंटे का लेक्चर है मेरा उधर भी। ओके ज़्यादा से ज़्यादा आपके डाउट सॉल्व करने का मैं कोशिश करूंगा। ओके आपके पास डाउट ना रहे एक भी, ऐसे मैं कोशिश करूंगा, पर हमारे पास टाइम लिमिट है। ओके तो पूछो डाउट्स, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो आप बोलोगे सर आप डाउट पूछने का, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप कौन सा भी डाउट पूछ सकते हो, पर डिपेंड हमारा पास टाइम लिमिट भी है ना उसका, उतना तो थोड़ा देखना पड़ता है हमको। ओके और कुछ डाउट्स? ओके यूज करो, स्टडी करो। ओके और कुछ नहीं बोलूंगा। और फिट रहो, सिचुएशन आज बहुत खराब है बाहर का, फिट रहना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके नहीं तो पूरा साल भर स्टडी किया हुआ है और एंड में अनफिट रहोगे तो पूरे साल भर के स्टडी में जो भी है वो वेस्ट हो जाएगा। तो फिट रहना भी इम्पोर्टेंट है, स्टडी करना भी इम्पोर्टेंट है। ओके गेम खेलना भी इम्पोर्टेंट है मोबाइल के ऊपर, बाहर घूमना भी इम्पोर्टेंट है, पर अभी बाहर घूमने के लिए उतना कंडीशन नहीं है। तो घर पे ही कुछ जिसमें आप आपको मतलब बोलते हो ना आप खुश रहते हो, वो गेम खेलना या गेम्स खेलना फिजिकली या मोबाइल के इंटरनेट के ऊपर, वो भी इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टडी 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 स्टडी, ठीक है वो भी इम्पोर्टेंट है और स्टडी भी इम्पोर्टेंट है। ओके ऐसा नहीं कोई स्टूडेंट नहीं है कि 18 घंटा स्टडी करेगा और सिर्फ जो बचा हुआ रिमेनिंग टाइम में 6 घंटे में आप वो सो जाएगा। ओके और ऐसा भी कोई स्टूडेंट नहीं कि 12 घंटा स्टडी करेगा और 12 घंटा सो जाएगा। ओके हमारा ह्यूमन ब्रेन है, आपको साइंस स्टूडेंट है तो बताने की जरूरत नहीं है। ह्यूमन ब्रेन मालूम है ना कितना मेमोरी कैप्चर कर पाता है एक दिन में, ज़्यादा से ज़्यादा जो ज़्यादा पढ़ाई करता रहेगा तो 2 घंटा या 2.5 घंटा या 3 घंटा, उसके ऊपर आपका मेमोरी आउट ऑफ जाता है। उसके ऊपर आप जो स्टडी करता है ना वो मास्टर रहता है उसमें। ओके हमारे ब्रेन का भी कैपेसिटी रहता है ना हर एक ब्रेन का, तो इंजॉयमेंट करना भी इम्पोर्टेंट है, स्टडी करना भी इम्पोर्टेंट है। पर अब ये टाइम चला गया है इंजॉयमेंट करने का, क्योंकि बाहर का सिचुएशन भी वैसा है और सिर के ऊपर एग्जाम भी है हमारा। तो ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम करो, कम से कम इंजॉयमेंट करो अभी। ओके तो हम मंडे को मिलते हैं वापस,
तब तक टेक केयर ऑल ऑफ यू, स्टे हेल्थी, ओके, घर पे रहो, पढ़ाई करो, ओके, थैंक यू सो मच। अभी एक एक जन एग्जिट होके चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एक जन एग्जिट हो गए चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू सो मच, वेलकम समीर, थैंक यू हिमांशु, सॉरी हिमाली। ओके जेनी, थैंक यू। शिवरानी, थैंक यू। खुशी, डीएसए, निखिल, शिवरानी, एग्जिट हो जाओ, तब तक मैं एग्जिट नहीं होगा। स्वराली, थैंक यू। निखिल, पाटिल एंड शेख, आप दो ही जन बचे हो, एग्जिट हो जाओ।